अध्याय 10 देख रहे हैं 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इसमें अगर ये जो चैप्टर है इसका नाम ये होता कि मुगल साम्राज्य का पतन, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सारी बात जो है वो मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में ही है। दूसरी चीज आपको जानना होगा कि जो औरंगजेब है वो आखिरी ऐसे मुगल साम्राज्य हुए जिसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। तो यह जानना जरूरी है कि हम मुगल साम्राज्य के अंत के बारे में समझ रहे हैं। हुआ ये कि हम जब 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो हम 1700 से लेकर 1800 के बीच के दरमियानी बात कर रहे हैं, इस ईस्वी के बारे में बात कर रहे हैं। इस समय क्या हुआ कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं यह मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है। पहले मैं आपको दिखा दूं, मुगल साम्राज्य बहुत समय तक रहा। आपको याद होगा 1526 से लेकर 1707 तक, कहीं उसके बाद भी रहा, लेकिन 1707 तक प्रॉपर रहा, अपने उरूज पे रहा, अपनी स्ट्रेंथ पे रहा। तो ये जो यहाँ पर इलाका है, ये बाउंड्री देखिए, बाकायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान सबको इंक्लूड करता है। यहां तक नीचे थोड़ा सा ये इलाका आप देखिए, चोरा चेला पांड्या, थोड़ा सा इसका निचला इलाका ये नहीं था, बाकी ये पूरे ही इलाके थे। जिसमें हम खास तौर पे बात जो करने वाले हैं वो यहां पर दिल्ली आगरा तो खैर राजधानी हुआ करती थी, फिर उसके बाद अवध, लखनऊ का इलाका, बंगाल, मुर्शिदाबाद का नाम कैसे बना, इस तरीके से यहां पर नीचे आइए या मालवा, और फिर यहां पर ये हैदराबाद, यानी कि आप दक्कन की बात कर रहे हैं, दक्कन। यहां है आपके जाट, यहां है सिख, और इन सब इलाकों में किस तरीके से चीजें बदली वो सब आप समझेंगे। ओके, मैं जैसे बता रहा था कि ये जो पूरा उपमहाद्वीप है, पहले ये जो था, बांग्लादेश अलग नहीं था, कोई पाकिस्तान अलग नहीं था, ये सारे इलाके एम्पायर में ही थे, साम्राज्य में थे। तो 18वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 1750 से आगे की बात कर रहे हैं। इस समय जो हमारा उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी और बहुत जल्दी जल्दी घटी। पहली चीज तो यह है कि मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितने राज्य थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य या फिर कहें राज्यों का उदय हो गया, और कैसे उनकी सीमाएं परिवर्तित हुई इनको भी हम देखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा 1750 के बाद 1765 की बात है, यहां पर ब्रिटिशर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने करीबन 200 साल हम पे राज किया, तो ब्रिटिशर्स जो है वो यहां पर आ तो पहले ही चुके थे सब, लेकिन शिथिल अवस्था में थे, केवल ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन हो सकता है ये कह सकते हैं आप कि जितने भी फॉरेन के लोग आए थे वो ये कोशिश कर रहे थे, देखने की सोच रहे थे कि भाई किस तरीके से हम यहां पर अपना आधिपत्य जमाएं या कोई हमें मौका मिले। तो 1765 में जो ब्रिटिश सत्ता है उसने क्या किया कि जो भारत, ये उपमहाद्वीप कहें या भारत कहें, उसके कुछ ऐसे बड़े बड़े हिस्से थे। पूर्वी हिस्सा मतलब क्या हुआ, देखिए, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूरब और यह है पश्चिम। तो यह पूर्वी इलाके में बहुत बड़ा इलाका ब्रिटिश सत्ता में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। एक यहां पर मैप और है, इसको मैं अभी बताता हूं, लेकिन यह देखिएगा कि 18वीं शताब्दी में जैसे परिस्थितियां बदल रही थी और बहुत तेजी से बदली, जैसे कम समय अंतराल, यानी कि बहुत ही कम समय के ड्यूरेशन में अचानक बहुत फटाफट बदली इसमें। तो जो टाइमिंग हम बताने वाले हैं या इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि 1707 में ये साहब आप देख रहे हैं, कौन साहब है, ये है औरंगजेब। ये है औरंगजेब, काफी स्ट्रॉन्ग, काफी एक वाइब्रेंट, और लोग घबराते थे इस तरीके के ये मुगल सम्राट रहे। अब ये जो औरंगजेब है, जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद से कहानी बदली, और फिर कहां तक ये औरंगजेब की मृत्यु कर देते, मृत्यु ऐसे कर देता हूं, और उसके बाद 1761 की मैं बात कर रहा हूं आपसे। इसमें क्या हुआ, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, यानी पानीपत की थर्ड बैटल। अच्छा, ये पानीपत की बैटल्स के बारे में हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री को परिवर्तित कर दिया। ओके, तो मैं आपको जरा पहले लेके जाता हूं यहां पर पानीपत की बैटल्स पे।
तो थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये जो पानीपत की बैटल्स हैं वो किसके और किसके बीच में हुई थी। पहली बैटल हुई थी 21 अप्रैल 1526 याद रखिएगा आप, और ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी में। बाबर इसमें जीते थे क्योंकि बाबर ने ही शुरुआत की थी यहाँ पर मुगल एम्पायर की, और सुल्तान इब्राहिम लोदी जो आखिरी आपके दिल्ली सुल्तान हुआ करते थे, तो इनको इन्होंने हराया था। यहाँ पर दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है पानीपत, ये इस जगह पे है, यहाँ पर ये लड़ाई हुई थी। पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें बाकायदा गन पाउडर यानी कि बारूद वगैरह का इस्तेमाल किया था। दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी हेमू और अकबर के बीच में। इसमें हेमू और अकबर को, अगर हेमू का नाम जानने की कोशिश करें तो ये है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, और इनकी लड़ाई हुई थी। अकबर इसमें जीते थे, बाकायदा अकबर के जो जनरल्स थे खान जमन और बैरम खान, उन्होंने बढ़िया लड़ाई लड़ी और उसके बाद हेमू को हराया था। जो तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत में वो हुई थी अहमद शाह दुर्रानी, और इनके साथ दो एलाइज थे और उनकी लड़ाई हुई थी सदाशिव राव। ये वैसे सदाशिव राव कहना गलत होगा क्योंकि अफगान और मराठा के बीच में लड़ाई थी, ये किसी दो लोगों के बीच में नहीं थी। तो अफगान साथ में दो इनके सपोर्टर और साथ में मराठा का जो नेतृत्व किया था, जो इनके सेनापति थे, उनका नाम था सदाशिव राव, और ये हुआ था 13 जनवरी 1761 में। बस आपको ये याद रखना है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने पुराने इस पे डिस्कशन पे। तो हमारी बात ये चल रही थी कि भाई जो मुगल साम्राज्य है और जो परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, इसका मतलब क्या है? मुगल साम्राज्य में ऐसा क्या हुआ मुगल एम्पायर में, और जो परवर्ती राजा मतलब ये होता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, यानी 1707 के बाद जो भी दिल्ली के सिंहासन पे बैठा मुगल राजा, मुगल एम्पायर का जो भी राजा बैठा, उनको हम परवर्ती या लेटर मुगल्स कहते हैं। तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं थी वो एक एक करके आप समझिए। पहली चीज तो ये है कि जो संकट आई थी उसमें यह था कि जो औरंगजेब है, इस औरंगजेब ने और उसके साथियों ने, इन्होंने अपना जो शासनकाल था उसमें लड़ाई लड़ी किससे? बहुत बार दक्कन, ये जो दक्कन है इसमें बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने, और इससे क्या हुआ ये मैं बता रहा हूं। 1679 से आगे तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, इन्होंने कंटिन्यूअस लड़ाई लड़ी, बीच बीच में लड़ते रहे। तो इससे क्या हुआ कि इनकी जो सैन्य संसाधन है, सेना के जो संसाधन है, आप जानते हैं कि सेना के लिए क्या क्या चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, कवच चाहिए, तो ये सारी चीजें, और साथ में इनके साथ जो वित्तीय संसाधन है, क्योंकि लड़ाई आप लड़ेंगे और इतनी सारी बड़ी लड़ाई करनी है तो आपको पैसा भी चाहिए, तो ये बहुत सारा खर्चा कर दिया कि इन्होंने, औरंगजेब ने, इस लड़ाई के कारण। पहली प्रॉब्लम तो जो 1707 के बाद जो लोग आए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनका जो खजाना था, मुगल एम्पायर का खजाना, वो खाली था, ऑलमोस्ट खाली था। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हुई कि जो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, जो इनके बाद औरंगजेब के बाद जो आए, वो उस पूरे साम्राज्य, क्योंकि साम्राज्य छोटा मोटा तो था नहीं, आप देखिए कितना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है यहां से यहां तक, इस साम्राज्य को संभालना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इस साम्राज्य को संभालना, इसके प्रशासन को संभालना, उस तरीके की कार्यकुशलता जो आप एक्सपेक्ट करते थे अकबर में थी, जहांगीर में थी, बाबर में थी, ऐसे औरंगजेब में थी, तो इन सब में आप ये कहें कि भाई इनमें कार्यकुशलता थी, अगले वालों में उतनी ज्यादा नहीं रही। पहली चीज तो ये था कि जो उत्तराधिकारी आए, मतलब जो परवर्ती, मैं इसको लेटर मुगल्स कह देता हूं, लेटर मुगल्स जो आए, उनमें जो प्रशासन की समझ थी कह सकते हैं, या वो संभाल नहीं पाए। ओके, दूसरा हो गया। तीसरा ये था कि जो मनसबदार थे, अब इनकी व्यवस्था कैसी थी? आपको याद है कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी कि भाई एक इलाका होता था, उसमें एक जात होती थी और एक बाकायदा एक सवार होती थी। उस जात के हिसाब से लोगों को जो बहुत करीब हुआ करते थे उनको एक इलाका दे दिया जाता था कि आप ये लीजिए, और ये उनको मनसबदार बना दिया जाता था। लेकिन होता यह है कि अगर आपके माँ और बाप अगर स्ट्रिक्ट ना हो तो आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। बस यही काम हुआ कि जब मुगल साम्राज्य, जो माँ बाप थे और जो इनके मनसबदार थे, एमएसबी कर देता हूं, जो मनसबदार थे, वो जब माँ बाप स्ट्रांग नहीं थे, यानी कि जब ये
लेटर मुगल स्ट्रांग नहीं हुए तो ये मनसबदार बिगड़ गए किस तरीके से, उनको छूट मिल गई। तो इनको मनसबदार को संभालना और इनको केंद्रीय सत्ता जो दिल्ली की सत्ता थी उसके साथ लिंक करके रखना या अपनी बातों को मनवाना या अपनी बातें पहुंचाना, ये बहुत मुश्किल हो गया। तो होता यह था कि जिनको आपने यहां पर सूबेदार रखा है, सूबेदार जो रखा है, वो जो सूबेदार थे ये क्या करते थे, अपने आप ये राजस्व, मतलब जो कर लेना है, पैसा, बेसिकली हर चीज तो पैसा ही है ना, चीजें शुरू होती पैसे से, खत्म होती है पैसे से। और जो इनके पास आर्मी थी या कहें जो सैन्य प्रशासन था, तो ये सूबेदार क्या करते थे, ये टोटल कंट्रोल इस पे रख लेते थे अपना। सूबेदार जो है ये अपना कंट्रोल पूरा इस पे रखते थे। मतलब अब जो दिल्ली है, दिल्ली कह लीजिए या आगरा कह लीजिए, उसके पास इस चीज का कोई भी कंट्रोल नहीं है। मतलब पैसा जो भी यहां से ये ले रहे हैं ना, वो यहां पहुंचा रहे हैं, खुद ही ले रहे हैं। और अपने एरिया को इन्होंने सैनिक वाइज इतना स्ट्रांग बना दिया कि भाई, या फिर सैनिक अपने रख लिए कि अपना इलाका या अपना राज्य खड़ा कर लिया इन्होंने। या हम आगे देखेंगे 3 ऐसे राज्य बने जो इन मनसबदारों ने ही बना डाले। इनके ही लोग जिनको इन्होंने मनसबदार बनाया, उन्होंने ही इनका दगा करके या फिर इनको पीछे हटा के खुद ये उस पूरे क्षेत्र के किंग, राजा या कहें कि जो सरदार बन गए। तो ये 2 चीजें तो आपने देख ली, ये हमने बात की थी, ये 3 बैटल्स की, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ऐसे मनसबदार थे या जो सूबेदार थे, इनके पास जैसे जैसे पावर बढ़ती गई, मतलब पावर अगर इंक्रीज हो गई, जैसे जैसे पावर बढ़ती गई, और तो राजस्व जो था, पैसा जो ये कर लेते थे अपने एरिया से, वो दिल्ली में पहुंचना या राजधानी में पहुंचना इन्होंने पहुंचाना बंद कर दिया, या फिर मुगल साम्राज्य के पास पहुंचना ही बंद हो गया। एक शाह आलम हुए, शाह आलम, अभी मैं नाम बताऊंगा सबके। शाह आलम हुए मुगल एम्परर या मुगल राजा जो थे, उनको कहा जाता था शाह पालम। पता है क्यों कहा जाता था? हर एक जो परवर्ती या लेटर मुगल्स हुए, इनको कहा जाता था कि भाई जो लेटर मुगल्स हैं, ये या तो लाल किला इनकी जागीर है कि लाल किला, या फिर पालम, बस इतना माना, या रायसेना हिल, ऐसे माना जाता था, क्योंकि इतने ढीले थे या इतने शक्ति विहीन हो चुके थे। ओके, अब एक और चीज आ जाइए, एक और जो कारण था वो ये था कि जो जमींदार हुआ करते थे, मैं किस जगह की बात बता रहा हूं उसको देखिए, यह है उत्तर और यह है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम मतलब इस जगह की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, इन्होंने कहा है उत्तरी और पश्चिमी भारत, ये उत्तर भारत और पश्चिमी भारत। यहां पर क्या था कि जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जमींदार के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, और साथ में जो किसान थे, ये जो किसान थे ये विद्रोह कर रहे थे। कई कारण थे इसके, जिसको हम कह सकते हैं कि कृषक आंदोलन खड़े हुए, बहुत सारे जो फार्मर के आंदोलन हुए, क्योंकि देखिए जब फार्मर है उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो सब मिलके एक आंदोलन खड़ा करते हैं, आज भी होता है ऐसा। तो ये जो थे बहुत ज्यादा यहां इन लोगों ने विद्रोह किया या फिर कहें इन्होंने आंदोलन किए, और इन आंदोलनों ने एक तरीके से जो कमर थोड़ी बहुत बची भी थी मुगल साम्राज्य की, उसको भी तोड़ दिया। राइट, तो कभी कभी क्या होता था कि ये लोग बेसिक किस लिए विद्रोह करते थे कि भाई हम जो कर इन पे लाद दिया जाता था, दुगना लगान, तिगना लगान दो, मतलब इन पे कर लाद दिया जाता था कि भाई इतना पैसा आपको देना है। अब मान लीजिए ये 100 रुपए कमा रहा है, इससे आप 500 रुपए मांगोगे तो कहां से देगा, फिर विद्रोह ही करेगा। तो कभी कभी तो ये इस तरीके से कर इनके ऊपर लगा दिया जाता था, टैक्स लगा दिया जाता था, उसके कारण विद्रोह करते थे। और कभी कभी क्या करते थे कि ये जो शक्तिशाली सरदार है, कई ऐसे सरदार थे जो शक्तिशाली सरदार उस समय के या उस इलाके के सरदार बन जाते थे, तो वो अपनी स्थिति स्ट्रांग करने के लिए ये भी विद्रोह किया करते थे। 2 कारण होते थे इसके, ये भी विद्रोह कर देते थे। तो जो विद्रोही समूह है, ये जो विद्रोह है ये बहुत बार हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल परवर्ती या फिर कहें कि लेटर मुगल्स ने ही विद्रोह झेला, बाकी जितने पहले जो आए थे मुगल्स, उन्होंने भी ये सारे के सारे विद्रोह झेले। लेकिन अब ये आगे के जो लेटर मुगल थे, ये इस विद्रोह को संभाल नहीं पाए, उनको झेल नहीं पाए। ओके, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राजनीतिक, पॉलिटिकल, मतलब आर्थिक, ये सारी की सारी चीजें, मतलब जो सत्ता है जिसे हम कहते हैं पावर, ये कहां चली गई? ये जो वहां प्रांतीय, मतलब एक लोकल लेवल पे जो सूबेदार है या जो लोकल लेवल पे जो
आप मान लीजिए सरदार हैं या जो छोटे छोटे समूह हैं, उनके हाथ में लोकल लेवल पे ही सारा पावर आ गया। तो जो लेटर मुगल्स हैं वो इस बदलाव को, ये धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा था, इसको संभालने में बिल्कुल भी ये कहें कि एकदम फिसड्डी साबित हुए। एक चीज बताई गई है इसमें, भरपूर फसल और खाली तिजोरियां, मतलब फसल बहुत अच्छी हो रही थी लेकिन इनकी तिजोरियों पे जो मुगल या फिर जो भी पावर वाले लोग थे उनके पास नहीं पहुंच रहा था। ठीक, अब इसके बीच ये तो जिसे कहते हैं ना भाई जले पे नमक छिड़कना, वो कैसा हुआ, ये सब तो चल ही रहा था। जले पे नमक छिड़कना का काम किया नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने। ये देखिए, ये नादिर शाह हैं, ये अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी जिनको कहते हैं, ये साहब यहां से आए। देखिए कहां से, ये जो आर्थिक और राजनीतिक जो संकट था, मतलब पैसे का संकट और जो सत्ता का संकट था, उसके वो तो था ही था, साथ में ये जो नादिर शाह आप देख रहे हैं, नादिर शाह एनएस कर देता हूं, इन साहब ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ओके, ये थे ईरान के, कहां के थे, ये ईरान के शासक थे, ध्यान रहे ये ईरान के हैं, इनका भी बताता हूं मैं। ये जो ईरान के शासक थे, इन्होंने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, पूरा शहर लूट लिया और उसके बाद जो जितनी भी धन दौलत थी, जितना भी धन दौलत मिली, वो सब लूट के चलते बने। कौन साहब, नादिर शाह। अब आप सोच सकते हैं कि बेचारा कोई गरीब है, उसको 5 रुपए उसके जेब में है कि भाई आज मैं एक टाइम का खाना खा लूं, उसको भी अगर कोई पीट के 5 रुपए ले जाए तो उसका क्या हाल होगा। वही यहां पर मुगल्स का हुआ बाद में, नादिर शाह जैसे लोगों ने किया। क्योंकि अब जब पता लग जाता है कि भाई ये तो ढीले हो गए, तो चलो क्यों ना जाके इनके यहाँ चोरी की जाए या इनके ऊपर आक्रमण किया जाए। तो यहां तक बात नहीं रुकी, उसके बाद आए ना ये अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली हम जिनको नाम से जानते हैं। ये जो अहमद शाह अब्दाली है, इन्होंने एक बार नहीं, इन्होंने तो 5 बार आक्रमण किया। ये जो साहब आप देख रहे हैं, ये नादिर शाह है और ये साहब जो है ये अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी जिसको मैंने अभी दिखाया, ये इन्होंने तो करके चले गए। उसके बाद ये जो 5 बार, मतलब 1748 1748 से लेकर 1761 आप देखें 13 साल में ये भाई साहब ने 5 बार आक्रमण किया और 8 आक्रमण किया, केवल आक्रमण नहीं किया, लूटपाट भी मचाई। देखिए कोई आपके घर में आता है, वो वहां नहीं रहना चाहता और वो सत्ता अपनी बढ़ाना चाहता है, मतलब अपने इलाके को और समृद्ध करना चाहता, तो आपके यहाँ से पैसे ले जाएगा, आपके यहाँ से सामान ले जाएगा। वही काम इन्होंने किया, इसमें कोई गलत तो नहीं है। उस जमाने में सब करते थे, लोग यहाँ से जाके मंदिर तोड़ के ले जाते थे, इधर का बहुत ये सब चीजें चलती थी। लेकिन इस चीज से क्या हुआ कि कमर टूट गई मुगल साम्राज्य की। क्लियर है। अब एक और चीज देखिए आप, अब मैं इनको जरा चेहरा दिखा दूंगा आपको भी लग रहा होगा ये थे कौन, कहाँ अकबर, कहाँ ये लोग। तो इसमें यह है फारूक सियर। अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि भाई एक शाह आलम हुए इसमें, है ना, और वो उनको कहा जाता था शाह पालम। तो ये नाम इनके ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, जैसे बहादुर शाह है या बहादुर शाह जफर का हम आगे भी डिस्कशन कभी करेंगे। ये अहमद शाह हो गए, ये शाह आलम, ये देख रहे हैं शाह आलम, इनके बारे में कह रहा था शाह पालम, आलमगीर है। इन सब के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब जब इनकी जरूरत होगी मैं बताऊंगा। ये सारे बहुत सारे लोग आए, ऐसा नहीं कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, चलता रहा लेकिन घुटनों के बल चलता रहा। अच्छा, अब यह हुआ कि देखिए जो राजा होता है उसके साथ उसके कोर्ट में अभिजात होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ, अगर अब एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी है तो उनके यहाँ पर क्या है, जावड़ेकर है, यहाँ पर आपके सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है। ऐसे इनके भाई अभिजात वर्ग हो गए, मंत्री हो गए एक तरीके से कह लीजिए, और बड़े बड़े लोग हो गए। तो हुआ ये कि ये जो राजा है, जितने भी ये किंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस साम्राज्य पे ये जो अलग अलग अभिजात है, इनके बीच में थोड़ा सा एक गुटबाजी हो गई। देखिए ये जो है, जैसे ये 3 बना देता हूं, गुटबाजी कैसे हो गई। इन्होंने कहा, ये जो थे कई लोग ईरानी थे, तो ईरानियों ने अपना गुट बना लिया। ये हो गए आप मान लीजिए आपका, अच्छा मैंने एक चीज बताना भूल गया, ये जो अहमद शाह अब्दाली है, ये अफगान शासक थे, ये ईरान है, ये पूछा जाता है हमेशा, ये ईरानी और ये अफगानी। ठीक, अच्छा मैं बात कर रहा था, ये अलग अलग ग्रुप बना लिए इन्होंने। एक ईरानी बन गए, एक तुरानी जो तुर्की वाले, मतलब तुरानी आप कह लीजिए, तुरानी का रिलेशन ईरान से नहीं है, ये तुर्की से रिलेट करें। तो इन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए।
तो बेचारा ये क्या है, कभी ये लोग इनको खींचते थे, कभी ये लोग खींचते थे। एक तरीके से ना एक कठपुतली नहीं होता है, कठपुतली आप नचाते हैं, उस तरीके का बेचारे का हाल हो गया। ये जो भी आपके अलग अलग जो मुगल साम्राज्य के लोग आए, तो ये बेचारे कठपुतली की तरह कभी इनका बात मानते थे, कभी ये इनको खींचते थे। तो ये जो नोबल्स थे, या फिर कहें कि जो उस साम्राज्य के जो बड़े लोग थे, अभिजात वर्ग इनको कहते हैं, तो ये कठपुतली बने रहे। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना अपमान की, मतलब बेइज्जती का लेवल तब आ गया जब दो मुगल बादशाह, इसमें आप देखिएगा ये फर्रुख सियर आप देख रहे हैं, और एक और है यहां पर आलमगीर टू, ये फर्रुख सियर एफएस कर देता हूं, और आलमगीर एजी कर देता हूं। ये जो फर्रुख सियर है ये 1713 से लेकर 1719 तक रहे, आलमगीर रहे 1754 से 1759। इनको इन्हीं अभिजात वर्ग वालों ने मार दिया, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इनको मार दिया। और दो और है, आपको मैंने नाम बताया था अहमद शाह, ये अहमद शाह, और एक और नाम बताता हूं आपको, एक और साहब है यहां पे शाह आलम भी मैंने दिखाया था आपको, ये शाह आलम, ये और ये कौन कौन से बताया मैंने, अहमद शाह और शाह आलम। इनको अंधा कर दिया, इनकी आंखें निकाल ली, आंखें फोड़ दी, इनको मार दिया, इनकी आंखें फोड़ दी। अब देखिए क्या हाल था कि जो इनके ही लोग थे, इन्हीं के अभिजात वर्ग थे, इस तरीके से इनकी बेइज्जती या अपमान कर दिया। तो ये हालत हुई, ये सारी की सारी। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो अहमद शाह थे, उनका जो टर्म था वो 1748 से लेकर 1754 तक था। तो इस तरीके से अब इनका अलग अलग मैंने कारण बताया कि इनका क्या नुकसान हुआ, किस तरीके से मुगल साम्राज्य खात्मे के तौर के लेवल पे पहुंचा। और फिर नए हमने बात की किस तरीके से जो मुगल साम्राज्य है, मुगल एम्पायर है, उसमें औरंगजेब के बाद किस तरीके से पतन शुरू हुआ। बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे घटक थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब उससे क्या हुआ कि नए राज्यों का उदय हुआ। मैं आपको तीनों राज्य दिखाऊंगा, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अवध, बंगाल और हैदराबाद। आप देखिए, ये है अवध, ये है बंगाल, यहां पर हम बात करेंगे तीन राज्यों की, अवध, बंगाल, और तीसरा आप नीचे की तरफ थोड़ा आ जाइए, यहां है हैदराबाद। ये पूरा हैदराबाद है। आज का जो हैदराबाद है, अब वो तो आप सिटी देखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया था। ये तीन अलग अलग इलाके बने, और ये जो तीन अलग अलग इलाके बने, आपको बताऊं कि क्या होता है कि जैसे एक मालिक होता है, उसके नीचे कोई काम कर रहा होता है, मान लीजिए ये खाना बनाता है, इसकी रेसिपी ये सीख लेता है और फिर ये आगे चल के इससे भी बड़ा होटल डाल देता है। बस उसी तरीके की आप बात यहां समझ लीजिए, क्योंकि जिन तीनों राज्यों का, प्रांतों का गठन हुआ या बनाए गए, वो सब उन लोगों द्वारा बनाए गए थे जो मुगल साम्राज्य के, औरंगजेब ले लीजिए या उसके बाद वालों के बारे में बात कर लीजिए, जैसे फारूक सियर, उन सब के बहुत करीब थे, बहुत नोबल थे, अभिजात थे। तो बात हमारी ये चल रही थी कि 18वीं शताब्दी के समय जो है, धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य है उससे अलग अलग स्टेट्स, इसको अलग अलग आप स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र बने, और इसमें जो राज्य बने उनको इसमें बताया गया है 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा गया। अब ये परस्पर व्यापी का क्या मतलब होता है? परस्पर व्यापी का मतलब होता है आपस में ये किस तरीके से रिलेटेड होंगे, जो भी चीजें इसमें हो रही होंगी आप देखेंगे बहुत चीजें कॉमन होगी, बहुत चीजें कॉमन होगी। पहला जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे हम अवध का, ये इलाका अवध, आज का लखनऊ जो है वो अवध में आता था, ये समझ लीजिए आप, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा। ये जो अवध है, और बंगाल, मैं पहला लिख रहा हूं इसका अक्षर, और तीसरा है हैदराबाद। ये जो थे, ये तीनों के तीनों पहले मुगल राज्य थे, मुगल का इन पे राज था। लेकिन क्योंकि ये जो शासक है वो यहाँ के शासक जो मुगल साम्राज्य से ही आए थे, लेकिन वो इतने स्ट्रांग हो गए, इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए कि वो अल्टीमेटली मुगल एम्पायर से स्वतंत्र हो गए। ये सब स्वतंत्र बन गए। और लेकिन एक चीज और थी कि कई ऐसे राज्य थे, जैसे इन दिनों की बात कर रहा हूं, ये मुगल एम्पायर से, मुगल राजाओं से इन्होंने संपर्क नहीं तोड़ा।
ये कहते रहे कि अरे आप ही हैं सर, आप ही सर 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 सर, उनको मानते रहे, लेकिन उनसे औपचारिक मतलब फॉर्मली उनसे संबंध नहीं तोड़ा। दूसरे तरीके के जो प्रांत बने, दूसरे तरीके के जो राज्य बने, उसमें ऐसे था जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में अपने आप स्वतंत्र थे। जैसे जब भी आपने याद होगा, मैंने आपको जो बताया था, अकबर जब भी मेन क्या काम होता था कि ये जो मुगल अंपायर है या जो मुगल शासक है वो किसी इलाके को जीतते थे या वहां के शासक को हराते थे। लेकिन अगर, और वो अकबर की खास बात ये थी, और बाकी और भी 2-3 शासक थे जो इन राजपूतों से या फिर और भी लोगों से बहुत अच्छे से पेश आते थे, मोहब्बत से पेश आते थे, इज्जत देते थे उनको, और इस इलाके लिए कहते थे कि ठीक है हमने आपको हरा तो दिया लेकिन आप स्वतंत्र है, आप इस इलाके को अपने पास रखिए। यानी कि जागीरों के रूप में, वतन जागीरों के रूप में इनको दे दिया जाता था और ये लोग अपना शासन यहां पर चलाते थे। जैसे मैंने आपको बताया राजपूत इसमें मेन थे, इसीलिए फिर आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े हमारे मुगल साम्राज्य के शासक हुए उनकी जो बीवियां हुई वो राजपूत खानदान से आती। दूसरे टाइप की ये हो गए। तीसरे टाइप के, तीसरी श्रेणी ये थी कि जिसपे मुगल साम्राज्य ने या मुगलों ने बड़ी मुश्किल से, ये बहुत ध्यान रखना आपको, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल लिया उस इलाके को। लेकिन हमेशा ये जो लोग हैं, ये जो श्रेणी के समूह है, वो हमेशा मुगल के खिलाफ कोशिश करते रहे निकलने की, जिसमें मराठे थे, जिसमें सिख थे और जिसमें जाट थे। कौन से? मराठे, सिख और जाट। तो ये क्या थे? इनका हमेशा वैसे मुगलों ने तो इनको अपने घेर ही लिया था, मतलब अपने अंडर में ले लिया था, लेकिन हमेशा ये सशस्त्र मतलब शस्त्रों के बकायदा लड़ाई करते थे, उनसे उनके खिलाफ आंदोलन करते थे। तो संघर्ष चलता रहा और मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। ऐसे लोग हो गए, ठीक, मतलब इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ा और फिर ये इंडिपेंडेंट हुए। ये पहले भी नहीं आना चाह रहे थे लेकिन फिर फाइनली इंडिपेंडेंट हो गए। तो 3 तरीके के मैंने आपको बता दी। तो जो पुराने मुगल प्रांत हैं, जो मुगल का एरिया आप देखिए कहां से कहां तक मैंने आपको बताया था, ये बहुत बड़ा इलाका है, ये छोटा मोटा इलाका नहीं। आज हमको लग रहा है, लेकिन आप सोच सकते हो उस जमाने में कैसे बनाया होगा इन्होंने इतना बड़ा जो इलाका है। अब जो पहले के जो मुगल प्रांत थे, मुगल राज्य थे, उनमें आगे जो लोग आए उनको हम कह रहे हैं उत्तराधिकारी। एक एक शब्द लिख रहा हूं बस। उत्तराधिकारी मतलब जो प्रांत थे उसके राज्य बने। तो जो राज्य बने, मतलब आप देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है, इतना बड़ा इनका इलाका था, उसमें ये इलाके बने, 1 2 3 ऐसे इलाके बने। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सिख जाट के बारे में बाद में बात करेंगे। हम अवध, बंगाल और हैदराबाद को देख रहे हैं। तो ये आए कहां से हैं? ये आए मुगल साम्राज्य से ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हैं, बहुत अच्छा एक मसाला बनाते हैं और आपका शागिर्द उसे सीख लेता है और वो आपसे बड़ा होटल खोल देता है और आपसे ज्यादा फेमस हो जाता है। बस यही काम यहां पर हुआ कि जो लोग अभिजात थे, यानी मैंने आपको अभिजात के बारे में बताया था कि ये जो मुगल सम्राट है, मान लीजिए यहां पर उसके कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं, उसके राज दरबार में, और ये सब इनको मानता है कि भाई ये लोग ऊंचे पद के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे काम के लोग हैं और बड़े करीब के लोग हैं। ये इनको हम कहते हैं अभिजात वर्ग। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं नोबल या नोबिलिटी। तो जो भी ये तीनों राज्य बने, इनको किसने बनाया? नोबिलिटी ने बनाया, यानी कि अभिजात वर्गों ने, जो सुल्तान के या कहें कि जो सम्राट के बहुत करीब थे। तो किस किस ने बताया? नाम देखते रहिए, मैं नाम यहां पर चेहरा भी दिखा रहा हूं आपको। ये जो साहब दिख रहे हैं इनका नाम है सादत खान। इन्होंने अवध की रचना की, मतलब अवध जो क्षेत्र हम आज समझते हैं उस क्षेत्र को बनाया, ये राज्य बनाया। यहां पर आप देख रहे हैं मुर्शीद कुली खान, ये बंगाल इन्होंने बनाया। और तीसरे साहब जो आप यहां पर देख रहे हैं इनका नाम है आसफ जाह। इन्होंने हैदराबाद बनाया, हैदराबाद। ओके, ये सारे के सारे लोग जो तीनों हैं, इनका मुगल दरबार में बहुत ऊंचा पद था। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इनकी पदवी कैसे डिसाइड होती थी? इनकी जात से होती थी कि भाई आपका जात क्या है, जात और क्या, और एक और चीज होती थी कितने सवार हैं इनके पास, जातो सवार। तो ये जो आप साहब देख रहे हैं
इसमें आसफजा, ये जो आसफजा है और मुर्शिद कुली खान, इनकी जो जात थी वो 7-7 हजार की थी, 7-7 हजार की। और यहां जो आप देख रहे हैं सादत खान, इनकी 6 हजार की थी। तो जो 7 हजार है, इसका मतलब ये है कि भाई वो एकदम सम्राट के करीब है, बिल्कुल उसके दरबार में उसका उठना बैठना है, वो उसके मतलब जैसे हेलो हाय वाली बात है, दोस्त वाली बात है। मतलब वो सारे काम करने के लिए बड़े जो सम्राट है वो इन पे डिपेंडेंट रहते थे। शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। तो जो आसफजा है, इनको जो पदवी दी गई है उसका नाम है निजाम उल मुल्क। क्या नाम है? निजाम उल मुल्क। तो आसफजा, जिनका मैं नाम ये बता देता हूं, रेन इनका कब तक रहा, 1724 से लेकर 1748 तक रहा। और इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल बादशाह थे फर्रुख सियर, अभी मैं उनका चित्र मैंने आपको पहले दिखाया था, अभी दोबारा दिखाऊंगा। जो मुगल बादशाह है फर्रुख सियर, उनके दरबार के, उनके कोर्ट के ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब फर्रुख सियर, ये फर्रुख सियर है, इनके दरबार में जो आसफजा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे। तो पहले उनको क्या किया गया? उनको कहा गया कि देख, आप अवध की सूबेदारी दी गई। तो जो आसफजा है, मान लीजिए यहां पर आसफजा है, इनको कहा गया कि आप अवध जाइए, वहां की सूबेदारी आप ले लीजिए। उसके बाद इनको, ये इतने इंपॉर्टेंट आदमी थे कि इनको फिर भेजा गया और ये गए दक्कन। यहां हैदराबाद की बात कर रहा हूं, दक्कन का पठार, हैदराबाद, आपको दिमाग में बिठा देना है कि भाई ये एक ही चीज है। ठीक है। अब दक्कन में क्या हो रहा था, यहां पर ऑलरेडी क्योंकि देखिए जो भी चीज दूर है ना, जैसे बंगाल ले लीजिए या फिर हैदराबाद ले लीजिए, जो भी मुगल साम्राज्य से दूर है, वहां पर मुगल का डायरेक्ट इंटरवेंशन या डायरेक्ट कंट्रोल थोड़ा मुश्किल रहता है, किसी का भी मुश्किल रहता है। तो दक्कन में जो उपद्रव हो रहे थे, जो यहाँ पर आंदोलन हो रहे थे, और यहाँ पर खुद ही मुगल दरबार में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, लोगों के बीच में आपस में कहें कि विद्वेष चल रहा था, आपस में खटक पटक चल रही थी। तो इसका फायदा कौन सा आपने उठा लिया? इन्होंने देखा यहाँ तो वैसी ही प्रॉब्लम है, तो आसफजा साहब ने, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इन्होंने इसका फायदा उठाया। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ की सत्ता इन्होंने हथिया ली, और दक्कन के ये जो आप साहब देख रहे हैं आसफजा, एक खुद अपने शासक बन गए। इन्होंने क्या किया, क्योंकि शुरुआत में इनको कहां भेजा गया था? शुरुआत में इनको भेजा गया, पैसे तो यहीं के थे, यहां से इनको लखनऊ भेजा गया था, लखनऊ तो नहीं कहूंगा, अवध भेजा गया था। तो यहां पर इनके पास बहुत, लखनऊ में इन्होंने काम किया, तो यहां पर इनके पास बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक और बहुत अच्छे जो लड़ाई करने वाले योद्धा, लड़ाके, ये इनके पास थे। तो ये इन्होंने क्या किया, इन लोगों को ये यहां ले आए। कहने का मतलब आसफजा ने जो स्ट्रॉन्ग, कुशल, स्किलफुल जो सैनिक थे, और साथ में प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए कोई भी आदमी अकेले नहीं कर सकता कुछ भी, उसको बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। जैसे अगर आप देखिए कि हमारे पीएम है, अगर उनके मंत्री सही नहीं होंगे, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं वो सही नहीं होंगे, तो काम नहीं चल पाएगा। और मिनिस्टर तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब आईएएस वगैरह जो होते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के लोग होते हैं, वो अच्छे ना हो। तो ये प्रशासक को ले गए, इन लोगों को ले गए। अब ये लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि यहाँ से गए, साउथ गए, बढ़िया, इनको अच्छा लगा, नई जिम्मेदारी इनको मिल गई। तो इन्होंने क्या किया, आसफजा ने, इन्होंने एक तो अपने खुद के, जैसे मनसबदार कौन होते थे, जिनको मुगल सम्राट या मुगल साम्राज्य के लोग जो थे वो मनसबदार बनाते थे। लेकिन आसफजा ने क्या किया, आसफजा ने क्या मनसबदार खुद बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, इन्होंने मनसबदार, एमएसबी लिख रहा हूं, ये खुद ही बना दिए, और इनको बाकायदा जागीरें दे दी। जागीरों का मतलब क्या होता है? जागीरों का मतलब ये है कि भाई आप एक जगह लीजिए, आपको ये जमीन दी जाती है और कमाइए इससे, और हमें भी थोड़ा सा मतलब इसका राजस्व दीजिए। तो जागीरें प्रदान कर दी। ध्यान रहे कि अभी भी आसफजा जो है वो किसके अंडर में है? ये मुगल के ही अंडर में है, अभी भी ये उन्हीं के सेवक है। लेकिन ये समझ गए थे कि मुगल इतना स्ट्रांग तो रहे नहीं, तो ये अपना शासन खुद ही चलाते थे। कोई बहुत आजादी से, बहुत फ्रीडम से चलाते थे। ना तो ये दिल्ली से कुछ लेते थे, मतलब कोई बात सुनते थे, और ना ही दिल्ली इनके किसी काम में, दिल्ली इनके काम में कोई हस्तक्षेप करती थी। कोई हस्तक्षेप नहीं, ये जो चाहते थे वो करते थे। और जो इन्होंने कह दिया, मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए खर्च करना, उस समय तो नहीं होंगे, मान लीजिए 1 लाख अशरफिया खर्च करनी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो जो मुगल सम्राट थे उस जमाने के, वो बस उनकी हाँ में हाँ मिला देते थे।
बस इतना, मतलब उनके निर्णयों की पुष्टि करने का काम करते थे और कुछ नहीं करते थे। एक और चीज बताता हूं, हैदराबाद कहाँ है यहाँ पे? अब आप देखिए, इसके पश्चिम में कौन है? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये है मराठा, ये मराठा है, ये मराठा चल रहा है, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है। तो एक तो पश्चिम में मराठा, और क्या हो गया? आपको याद है विजयनगर जो डायनेस्टी थी, उसके बाद जो डायनेस्टी आई वो है सेना नायकों की, वो है आपके तेलुगु। कौन सा इलाका हो गया? ये जो पठारी क्षेत्र है, यहां का जो क्षेत्र है, यहां पर है तेलुगु सेना नायक। तो आसफ जाह यहां पर मराठों से और यहां पर जो तेलुगु सेना नायक है उनसे ये हमेशा उसका युद्ध चलता रहा। और जो पूर्व की दिशा है, ये जो पूर्व की दिशा है ना, ये देखिए, ये है कोरोमंडल तट और ये है मालाबार। ये मालाबार तट कहते हैं, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये इनका कोशिश ये थी निजामुल मुल्क आसफ जाह की कि मैं इस कोरोमंडल तट पे जाऊं और यहां पर जहां वस्त्र उत्पादन हो रहा है और बहुत अच्छा क्षेत्र है, ये धनाढ्य क्षेत्र है, बहुत बढ़िया पैसे वाला क्षेत्र है, मैं इसको भी अपने नियंत्रण में ले लूं। लेकिन यहां पर कौन मौजूद थे? आपको याद होगा, ब्रिटिशर्स। उन्होंने इनको रोका, ब्रिटिश शक्ति ने इन्हें रोक दिया, राइट। अब हम बात कर रहे हैं अवध की। अवध आ गया ये वाला इलाका, ठीक, लखनऊ से याद रखिएगा। अब इनको भी एक पदवी मिली थी, इन्होंने खुद ही दे दी थी या फिर इनको लोगों ने दे दी थी, वो नाम था बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क। तो ये जो साहब देख रहे हैं, इनका चित्र एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इनका नाम है सआदत खान। सआदत खान, ठीक है। इनको 1722 में इस अवध का क्या बनाया गया? सूबेदार। कहां का बनाया गया? अवध का। अवध का इन्हें सूबेदार बना दिया हो गया। अब इन्होंने भी ये सब चीज, जो चीज एक के साथ है ना, वो बाकियों के साथ भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो इलाका था, अब आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इलाका ये है, यहां पर गंगा भी है, यहां यमुना भी है, तो इतना उपजाऊ क्षेत्र है ये, इतना फर्टाइल लैंड है। पहली चीज तो ये है कि गंगा नदी के जो उपजाऊ मैदान है उस इलाके में थे ये, पहली चीज। और दूसरा था कि जो उत्तर भारत है और ये बंगाल है, इसके बीच का जो रास्ता है, इसके ट्रेड का रास्ता कहां से जाता है? वो यहीं से जाता था, तो ट्रेड भी उनके कंट्रोल में था। तो इनके पास डबल पावर थी, एक बहुत अच्छे इलाके के ये सूबेदार थे, और दूसरा ये जो मेन वाणिज्यिक रास्ता था जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो भी इनके पास था। किनके पास? बुरहान उल मुल्क साहब के पास। अब इन्होंने भी क्या काम किया कि जब ये सूबेदार बने, तो सूबेदार के अलावा ये तीनों ने किया, केवल इन्होंने नहीं, बंगाल वाले ने भी, अवध वाले ने, इन्होंने भी, हैदराबाद वाले ने भी, इन्होंने क्या किया? दीवानी और फौजदारी, मतलब जो पैसे राजस्व का है, जहां से पैसे मिलते हैं, वो कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया, और जो आर्मी है वो भी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक, वित्तीय, पैसा, राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स, वित्तीय मतलब पैसा, और सैनिक यानी आर्टिलरी, आर्मी या जो लड़ाके वाली चीज है, उसके पूरे के पूरे कर्ता धर्ता कौन बन गए? ये साहब। इनका चित्र देखिएगा, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। अब इनको समझ में आया कि देखो ऐसा है, मुझे अगर यहां पर राज करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे किसी न किसी तरीके से जो मुगलों का इंटरफेरेंस कम करना होगा। तो मुगल किसको लेके आते थे यहाँ पर? मुगल किसको नियुक्त करते थे? जागीरदारों को करते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो जागीरदार है इनकी कटौती कर दी कि भाई हमको कम चाहिए। इन्होंने अपने आप कटौती कम कर दी, और जागीरदारों को जो जमीनें मिली थी उसको भी कम कर दिया कि भाई चाहिए, अगर आप हैं भी तो आपको केवल छोटी जमीन दी जाती है। और फिर जैसे जागीरदार कम कर दिए, तो अब जागीर तो थी, तो इन्होंने क्या किया, अपने लोग, जो अपने करीब के लोग थे, निष्ठावान लोग थे, जो ट्रस्टवर्दी लोग थे, उनको जागीरें देना शुरू किया। किन्होंने? बुरहान उल मुल्क साहब ने। अब धोखाधड़ी तो इनको समझ में आती थी, क्योंकि सूबेदार जैसे लेवल का आदमी था। इन्होंने देखा कि भाई देखो, ये जो धोखाधड़ी हो रही है या धोखाधड़ी होने के चांसेस है, इन्होंने क्या किया कि जो जागीर अधिकारी है उनके जो खाते हैं, उनका जो खाता है, लेखा जोखा है, उसकी बाकायदा जांच करवाई। भाई इसकी बाकायदा जांच होगी, जांच करवाई, और जितने भी जिले हैं उसका, जैसे मान लीजिए इसका राजस्व है, मान लीजिए 100 रुपए जाता था, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन्होंने बाकायदा तय करवाया कि ये सही है कि नहीं। हो सकता है इसका 200 रुपए हो सकता है इसका 50 रुपए हो। तो इन्होंने बाकायदा ये चेक करवाया,
और फिर से पुनः निर्धारण कराया कि यहाँ का पैसा कितना आना है, कर कितना आना है, राजस्व कितना आना है। फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा यही इलाका मैंने आपको बताया बरेली इलाका, रुहेलखंड का इलाका बरेली से ले लीजिए आप, ये आपका राजपूत इलाका हो गया, ये आपका इलाका हो गया, आप मान लीजिए उत्तराखंड के और इसके आप बॉर्डर से थोड़ा आगे निकल जाइए, ये आपका बरेली का या फिर कहेंगे रुहेलखंड का इलाका हो गया। ठीक है, ये जो दोनों इलाके हैं, इन्होंने क्या किया कि राजपूत जमींदार और जो रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि, इनको भी अपने आप में मिला लिया। कौन कौन सी, रुहेलखंड में जो अफगान थे उनके पास बहुत अच्छी जमीन थी, राजपूतों के जमींदारों के पास भी बहुत अच्छी जमीन थी, वो भी इन्होंने ले लिया कि इन्होंने बुरहान उल मुल्क सामने ये काम किया। अब एक और बड़ी चीज है जो आपको समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्लियर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसा पहला कभी नहीं हुआ, तो ये बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए क्या होता था कि ये जो इनका राज्य था उसको ऋण चाहिए, तो अगर किसी को ऋण चाहिए, मतलब किसी को, मतलब मुझे आपसे जैसे कुछ पैसे चाहिए तो मैं आपसे ऋण ले रहा हूँ, ऋण है ना, मैं आपसे उधार ले रहा हूँ। इसके लिए क्या होता था कि जो वहां के सेठ लोग थे, स्थानीय सेठ लोग थे या साहूकार लोग थे, जो पैसा देते थे उसमें इंटरेस्ट लेते थे, और जो महाजन थे, महाजन का मतलब ये होता है कि वो पैसे देने वाला, तो ऋण के लिए किस पे डिपेंडेंट रहता था, ये राज्य मान लीजिए किस पे डिपेंडेंट होता था, सेठों पे, साहूकारों पे और महाजनों पे, इन पे डिपेंडेंट होता था। अब जो राज्य है, राजस्व का जो ठेका है वो किसको देता था, वो देता था जो राज्य, मतलब जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या करता था कि मान लीजिए ये पूरा राजस्व का ठेका, कि भाई ऐसा है कि हमको यहां से चाहिए राजस्व, हमें कर चाहिए, तो ऐसा करो कि हमें 4-5 आदमी बुला लिए उन्होंने और बोला भैया अच्छा बताओ कौन ऐसा है जो हमें राजस्व देगा यहाँ का लेके। तो एक आदमी ने कहा कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा हमेशा, ये कहता है 200, ये कहता है 500। तो इन्होंने क्या किया, राज्य मतलब जो स्टेट है उसने कहा ठीक है आपको हम अलाउ कर देते हैं, आप राजस्व जमा करिए यहाँ से किसी तरीके से लीजिए और हमें दीजिए, 500 हमें पहुंच जाना चाहिए हर महीने या हर जो भी समय डिसाइड हुआ। इसको कहा गया इजारेदार, इनको कहा गया इजारेदार, जो ठेका लेते थे राजस्व या कर जो भी वो लेंगे उसको राज्य को देने का, मतलब जो उस समय जो ये बुरहान मुल्क है उनको देने का। इसका मतलब है कि इजारेदार कहता था मैं एक निश्चित पैसा 500 आपको हमेशा हर महीने दे दूंगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वो वचन दे देता था। अब जो वहां के साहूकार थे, मतलब जो स्थानीय साहूकार जो मैंने ये लिया, ये राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। इसका मतलब ये है कि अब ये जो साहूकार है ये कहते हैं ठीक है, आपने इनसे कह दिया, ये भी हो सकता है कि ये आदमी पलट जाए ना, 500 का इसने कहा है, ये हो सकता है 500 ना दे पाए, 300 दे पाए। तो ये जो इस बीच ये साहूकार आते थे, साहूकार कहते थे ठीक है हम गारंटी लेते हैं कि आपको 500 मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। और दूसरी ओर क्या होता था कि ये जो इजारेदार है जिन्होंने 500 की बोली लगाई और ये पूरा ठेका ले लिया, उनके जो कर का मूल्यांकन है, मतलब आप हमें 500 दे दीजिए, बाकी आप यहां से कितना कर लेना है, 2000 लीजिए, 5000 लीजिए, वी डोंट केयर, हमको नहीं पता, आप हमें 500 जरूर दे दीजिए। तो इनको छूट दे दी गई कि आप किसी भी तरीके से यहां से कर इकट्ठा करो। अब इससे क्या हुआ कि जो साहूकार है और महाजन ये लोग स्ट्रांग हो गए, मतलब एक समूह बन गया। तो ये यहां की जो आपकी इस राजस्व प्रणाली है, या ये कहें कि यहां की जो कर की प्रणाली है, उसमें ये साहूकारों का, सेठों का और महाजनों का बहुत बड़ा रोल आ गया। आप समझिए किस तरीके से इनका रोल आया, क्योंकि ये कभी भी नहीं थे, पहले कभी भी नहीं थे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं बंगाल की। यहां पर आ जाइए साहब, बंगाल, इसका नाम देखिएगा मुर्शिदाबाद है। इनका नाम क्या दिख रहा है आपको, मुर्शीद कुली खान। नाम कैसे आया इस मुर्शिदाबाद का, बाकायदा इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो मुर्शिदाबाद तो बाद में बात करेंगे। मुर्शीद कुली खान, इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो मुगल नियंत्रण में आपका ये इलाका था, बंगाल का इलाका था, वो अपने हाथ में ले लिया। अच्छा एक चीज बता दूं, ये जो मुर्शीद कुली खान है, MQK है, मुर्शीद कुली खान थे, ये नायब थे। नायब क्या मतलब होता है, जैसे ये मनसबदार है तो ये डेप्यूटी थे, इसके डेप्यूटी मनसबदार थे, नायब थे। ये कभी भी मनसबदार नहीं बने, ये कभी भी मनसबदार नहीं थे, ये उनके डेप्यूटी थे, उनके सहयोगी थे। मतलब वो नहीं, अगर मनसबदार काम नहीं कर रहा है या फिर कहीं गया है तो उसके जगह पे सिग्नेटरी थे,
ठीक है। फिर भी ये इतने स्ट्रांग हुए, इतने बड़े हुए कि फाइनली इन्होंने ये बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली। मतलब आप सब समझ सकते हैं कितना स्ट्रांग आदमी होंगे। अब जो हैदराबाद में हो रहा है, अवध में हो रहा है, वो आप यहाँ भी रिलेट करेंगे क्योंकि वो सेम चीज यहाँ भी हुई है। ठीक, इन्होंने क्या किया सबसे पहले कि देखिए स्टेट कहाँ से चलता है, पैसे से चलता है। वो कहाँ से आता है, राजस्व से आता है, कर लेने से आता है। तो जो राजस्व है इस पर नियंत्रण इन्होंने किन्होंने ले लिया, मुर्शीद कुली खान ने पहले तो राजस्व पे कंट्रोल ले लिया। उन्होंने क्या किया कि अब मुगल एम्पायर का इनको वो कम प्रभाव कम करना था, सभी ने यही काम किया। तो इन्होंने क्या किया कि जो राजस्व है इसका पुनर्निर्धारण किया कि भाई इस जगह से इतना लिया जाएगा, इस जगह से इतना कर लिया जाएगा, इतना इस जगह से इतना पैसा लिया जाएगा। ठीक, और ये क्या करते थे कि जो जमींदार से उनसे बड़ी कठोरता से, बड़े मतलब दमदार तरीके से पैसे वसूल करते थे, मतलब राजस्व वसूल करते थे। और उससे क्या हुआ कि कई जो जमींदार हैं बेचारे कहाँ चले गए, वो महाजन या फिर आपके साहूकार या सेठ, उनके पास जाना पड़ा उनको पैसे लेने के लिए। क्योंकि अगर बाई चांस जमींदार पैसा नहीं दे पा रहा, कोई प्रॉब्लम आ गई, तब भी उसको इनको पैसा देना ही पड़ता था। तो वो बेचारे क्या करेंगे, यहाँ से इनसे जाके थोड़ा सा पैसा लेंगे, है ना, भाई हमें थोड़ा सा उधार दे दो। अब होता यह था कि जब जमींदार वाकई में ऐसी हालत में पहुंच जाते थे कि ये बिल्कुल भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जो बड़े जमींदार हैं इनको ये लोग फोर्स करते थे कि भाई तुम इनको जमीन बेच दो। तो बेचारे जो छोटे जमींदार थे वो सारी की सारी जमीन अपनी इनको बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ जाती थी। ये कहा यहां पर हो रहा था। अब 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, इसमें बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों की जिंदगी में काफी परिवर्तन आया, बहुत बदलाव आया। देखिए आपको याद है हैदराबाद में मैंने क्या बताया था कि जो राज्य है मतलब स्टेट और जो साहूकार है, इन सबको जोड़िएगा, महाजन साहूकार सेठ एक ही बात है। तो राज्य और साहूकारों के बीच में एक बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया था। अब उसके बाद मुर्शीद कुली खान के बाद आए अलीवर्दी खान। कौन आए, अलीवर्दी खान। तो ये जो स्टेट है मतलब जो राज कर रहा है और जो साहूकार है, इनके बीच में बहुत घनिष्ठम संबंध इसके समय भी चले अलीवर्दी खान का साहब के साथ। ये मुर्शीद कुली खान के ही वंश से आते हैं। और यहां पर आप एक साहब देख रहे हैं, इनका नाम है जगत सेठ। क्या नाम है, जगत सेठ। ये उस जमाने के अंबानी थे, आप समझ लीजिए। मतलब जो अंग्रेज थे वो उनसे पैसे लिया करते थे, उधार लिया करते थे। मतलब इतने बड़े साहूकार, इतने बड़े महाजन, इतने बड़े सेठ हो गए जगत सेठ कि पूरे हिंदुस्तान के क्या, मेरे ख्याल से उस समय विश्व के सबसे अमीर आदमी हो गए होंगे। इतने इस तरीके से आपस में साहूकारों का और राज्यों का वो चला, और राज्य भी खुद इन्हीं पे डिपेंडेंट रहता था। जैसे आज हमारी सरकार जो है नॉर्मली अमीर लोगों, अंबानी अडानी पे डिपेंडेंट रहती है। अब एक चीज देखनी चाहिए हमें यहाँ पे कि जो राज्य थे, जिन्हीं भी राज्यों की बात कर रहे हैं, अब इन्होंने ही तो किया था, यही लोग तो खुद थे, यही तो अभिजात वर्ग थे। लेकिन जिनकी मैं बात करूंगा, जैसे शहादत की बात करें, चाहे बुरहानुल मुल्क की बात करें, जो चाहे आप इन तीनों में से किसी का भी नाम ले लीजिए, है ना, आसफ जा हो गया, शहादत, ये जो मैंने आपको बताया, मुर्शीद कुली खान, ये लोग, ये जो तीनों थे ना, इनके या फिर और भी जितने लोग बने, उनके दिमाग में एक चीज जरूर थी। ठीक है, एक्चुअली बनाया तो इन्हीं ने है, ये इसमें इनका रोल था। लेकिन ये जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था ना, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं, उनके कई चीजों को ये बड़े संदेहास्पद तरीके से देखते थे, यानी ड्यूबियस लगता था इनको कहीं ना कहीं। कैसे, इनको खुद ही उत्तराधिकार में तो मिला था। जैसे अलीवर्दी खान को कहां से मिला, वो मुर्शीद कुली खान से मिला। इसी तरीके से तो जो जागीरदारी व्यवस्था है, सबसे बड़ी बात चीज जो जागीरदारी व्यवस्था है, इसको बड़े संदेह की दृष्टि से देखते थे कि भाई ये सही है या गलत है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या था कि जिस तरीके से ये राजस्व प्राप्त करते हैं, जैसे मुगल साम्राज्य ने जो तय किया था राजस्व जैसे वो लेते हैं, वो तरीके इनके बिल्कुल अलग थे उनसे। ठीक, ये राज्य के अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहते थे। जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर ठेका देना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया अभी, इजारेदारों को ठेका देना शुरू कर दिया। तो इजारेदारी की जो प्रथा है, ये जो इजारेदारी वाली बात है, ये मुगल एम्पायर को, मुगल वालों को बिल्कुल नापसंद थी। लेकिन उसके बावजूद भी इजारेदारी की प्रथा, ये अवध आप ले लीजिए, चाहे आपका हैदराबाद ले लीजिए, या फिर बंगाल, वहां ये चलने लगी। ठीक, पूरी तरीके से 18वीं शताब्दी में इजारेदारी पूरे हमारे हिंदुस्तान में फैल गई। तीसरा जो ये इनको लगता था, थर्ड अगर मैं बात बताऊं,
कि भाई जो संबंध है राज्य और जो धनी महाजन, मैंने अभी जगत सेठ का नाम लिया, तो ये जो साहूकार महाजन लोग लगान लेते थे, या ये कहें कि जो टैक्स लेते थे, लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे। अब देखिए यहां पर इजारेदार है, इसका काम क्या है, इसने एक जगह ले ली कि मैं इसके पैसे दूंगा। अब इसको कहीं ना कहीं महाजन के पास जाना पड़ता था, इसको कहीं ना कहीं आपके सेठ के पास जाना पड़ता था, साहूकार के पास जाना पड़ता था, क्योंकि उसको तो पैसा देना है, तो वो इनसे उधार लेता था। और उसके बाद क्या होता था कि बदले में जो प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। तो ये जमीन जो है वो कौन रख लेते थे, क्योंकि अगर आप किसी से पैसा लेने जाओगे तो आपसे पूछेगा भाई कुछ तो गारंटी के लिए, पैसा नहीं वापस करोगे तो क्या होगा। तो जो इजारेदारी इन्होंने शुरू की थी, ये 3 लोगों ने और बाकी लोगों ने भी, और इजारेदार क्योंकि महाजन और सेठों पे बड़े डिपेंडेंट थे, और इजारेदार क्या करते थे, ये जमीन को ले लेते थे कि भाई, या हम इसको बंधक बना लेते थे, और फिर क्या करते थे, उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदरों के जरिए वो वसूल पैसा किया करते थे कि भाई इनके जो लोग हैं वो जाके यहां से पैसे वसूल किया करते थे। ठीक, तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश में जो साहूकार है, जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, और जो महाजन है, उनकी व्यवस्था, उनका इंटरफेरेंस राजनीति में बहुत ज्यादा हो गया, जो आज भी है अगर आप देखें। ठीक है, उनकी साझेदारी बढ़ गई। तो ये चीज हमको जाननी थी, हमने 3 जगह की बात की। अब हम बात कर रहे हैं राजपूतों की वतन जागीरी। इसमें कुछ लोगों का नाम आने वाला है, पहले इनको आप पहचान लीजिए। ये है सवाई राजा जय सिंह साहब, और ये है अजीत सिंह मारवाड़ के। अब बहुत से ऐसे जो राजपूत घराने थे, खासतौर पे हम अंबर की बात करें और जोधपुर। अंबर क्या हुआ, अंबर आप आज का जयपुर समझ लीजिए। तो अंबर और जोधपुर के जो राजघराने थे, वो लोग, राजपूत लोग, इनके काफी अच्छे संबंध थे मुगल से, और मुगलों के साथ ये काम भी करते थे। और साथ में क्या होता था, अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको इन इलाकों की पूरी ऑटोनॉमी, स्वायत्तता मिलती थी। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी जगह, मान लीजिए ये इलाका है, तो इलाका ले लीजिए, अब किसी राजपूत शासक का है और वो मुगल के लिए काम करता है, तो ये पूरा इलाका जो है वो इस राजपूत शासक के पास होगा, और वो सारे काम वो कर सकता है जैसे नॉर्मल करता है, बस वो मुगलों के अंडर में कर रहा है, लेकिन उसको पूरी ऑटोनॉमी मिली होगी। अब हुआ ये कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर थोड़ा ढीला होने लगा, तो इन्होंने क्या किया, जैसे इनको जगह मिली, इन्होंने क्या किया, बगल वाली जगह जरा इसको भी ले लिया जाए, क्यों ना इस पे भी आक्रमण कर लिया जाए, इसको भी अपने इलाके में मिला लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपना नियंत्रण जिस जगह पे था, उसके अलावा आसपास के इलाकों में भी विस्तार करना शुरू किया, हाथ पांव मारने शुरू किए। ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी अफगान के बारे में बात करें, तुर्की के बारे में बात करें, या हिंदुस्तान के बारे में बात करें, हर राजा दूसरे क्षेत्र को हथियाना चाहता था। इसमें कोई वो नहीं है, कोई बुरा कोई अच्छा नहीं है, ये हिस्ट्री है। तो ये भी यही करना चाहते थे। अब इसमें ये साहब आते हैं, ये वाले साहब, ये है जोधपुर के राजा। आप देख रहे हैं मारवाड़, अब मैं आपको इलाका दिखाऊं, ये जो है जोधपुर आप देख रहे हैं, ये जो जोधपुर के राजा है अजीत सिंह साहब, इन्होंने भी क्या किया, मुगल दरबार में क्या हालत थी आप समझ गए थे, हमने बहुत डिस्कशन कर लिया। यहां पर अलग अलग गुटीय राजनीति चल रही थी। कैसे, जो तुरानी अलग हो गए थे, तुरानी जो टर्किश थे, और उसके अलावा जो ईरानी थे वो अलग हो गए थे। तो ये जो गुट हो गए थे, इसमें इन्होंने अपने पैर फंसाने शुरू किए, या कहें कि फायदा उठाने की कोशिश करना शुरू किया। अब इन्होंने राजपूत जो घराने हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, जब ये सब उन्होंने देखा कि यहां तो कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, उन्होंने कहा ऐसा है, हमें कुछ सूबे दीजिए आप। राजपूत घरानों ने क्या किया, उन्होंने कहा हमें गुजरात चाहिए, ये जो ये वाला इलाका है हमको ये दे दीजिए, और मालवा, ये भी बहुत बेहतरीन इलाका था, तो गुजरात और मालवा, इस पे इन्होंने कहा कि भाई हमें इसकी सूबेदारी दे दीजिए, हमको ये इलाका दे दीजिए। तो जोधपुर के राजा जो अजीत सिंह, इनकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दे दी गई,
और ये जो साहब आप देख रहे हैं सवाई राजा जय सिंह, इनको मालवा की सूबेदारी दे दी गई। फिर से समझिएगा, जो अजीत सिंह है ये कहां के हैं, ये है जोधपुर के, इनको कहां की सूबेदारी दी गई अजीत सिंह को, इनको गुजरात की दी गई। मैं पहले पहले अक्षर लिख रहा हूं। और जो अंबर के यानी कि आज का जो जयपुर है उसके कौन साहब थे, सवाई राजा जय सिंह, तो मैं इनको जय सिंह कर देता हूं, जय सिंह, इनको कहां की, मालवा की सूबेदारी दे दी गई। अब बादशाह जहांदार शाह, अब इसको देखिएगा, उस जमाने में जो मुगल एम्परर थे जहांदार शाह, इनका चेहरा देख लीजिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1713 की मैं बात बता रहा हूं, इन राजाओं को इनको जैसे जो जो चीज मिल गई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि अजीत सिंह को तो गुजरात मिल गया था, जी कर देता हूं इनको, और जो सवाई राजा जयसिंह साहब है इनको मालवा मिल गया था, तो इनका नवीनीकरण भी कर दिया। जैसे कहते हैं नवीनीकरण हो गया, रिन्यू कर दीजिए आप, कि भाई ऐसा है कि आपका इंश्योरेंस गाड़ी का वो हो रहा है, खत्म हो रहा है, चलिए इसको रिन्यू कर दीजिए, तो अगले साल के लिए रिन्यू कर दिया जाता है। इस तरीके के लिए ये जो जहांदार शाह है इन्होंने बाकायदा इनका रिन्यूअल कर दिया कि ठीक है आप रखिए अपने पास। अब फिर से वही काम शुरू हुआ कि भाई मेरे पास ये इलाका है, क्यों ना मैं इधर चला जाऊं, मेरे पास यह इलाका है, क्यों ना मैं इसको भी अपने कब्जे में ले लूं। तो ये दोनों ने ही यही काम कोशिश की, फिर कब्जा करने की कोशिश की। तो फिर क्या हुआ कि जो जोधपुर की मैं बात कर रहा हूं, जोधपुर की जो मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नागौर का जो इलाका है बहुत सारा भाग नागौर का जीत लिया और अपने राज में मिला लिया। और अंबर वाले क्या कर रहे थे, जयपुर वाले साहब क्या कर रहे थे, ये जयपुर वाले साहब क्या कर रहे थे, जिसका मैंने आपको बताया कि अंबर के जो सवाई और राजा जय सिंह हैं ये क्या कर रहे थे, इन्होंने भी कुछ किया। इन्होंने बूंदी, जो मैंने आपको जोधपुर का बता दिया, अब हम अंबर की, जयपुर की बात करें या अंबर ले लीजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बूंदी के कई हिस्से जो है अपने उसमें मिला लिए, नियंत्रण क्षेत्र में मिला लिए। तो जो सवाई राजा जय सिंह साहब आप यहां पर देख रहे हैं, इन्होंने जयपुर को अपनी नई राजधानी बना दिया। और फिर इन्हीं को, अब सोचिए, आगरा और दिल्ली ये तो सब मुगलों की थी, यहीं से तो इन्होंने राजशाही चलाई। अकबर ने तो बाकायदा आगरा से चलाई, शाहजहां ले गए थे इसको शाहजहानाबाद दिल्ली के पास। तो 1722 में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ कि 1722 में आगरा की जो सूबेदारी है, इस आगरा की सूबेदारी किसको दे दी गई, ये दे दी गई किनको, सवाई राजा जयसिंह को। सवाई राजा जयसिंह इनको क्या दे दी गई, आगरा की भी सूबेदारी दे दी गई। अब 1740 यहां की बात मैं कर रहा हूं। अब ये ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बढ़ते रहती, हर चीज हमेशा नहीं बढ़ती, कभी न कभी नीचे आती है, बेल कर्व चलता है यहां पे। तो 1740 का जो दशक है, इसमें राजस्थान में, ये जो राजस्थान का आप जो इलाका देख रहे हैं, यहां पर क्या हुआ, इसमें मराठों ने इनका जो आगे बढ़ने का, या आगे जो ये बढ़ रहे थे जो अभियान थे, उनको रोकना शुरू किया। और इनके विस्तार को किन्होंने चेक किया, किन्होंने बैलेंस किया, किन्होंने रोका, किन्होंने किया, यहां के मराठा लोगों ने। तो मराठा ने इनको यहां से यहां रोका आगे बढ़ने से। क्लियर। अब ये देखिए किले, ये है मेहरानगढ़ किला, जोधपुर का किला है, काफी लोग जाते हैं देखने के लिए इसको। चलिए ये बात तो हो गई इनकी। अब आइए जरा सिखों पे। सिखों की हमने बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की है। हमने ये देखा था कि जो 17वीं शताब्दी है उसके दौरान जो सिख है, ये इलाका आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, ये सिख का इलाका है। ये एक राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल ग्रुप, राजनीतिक समुदाय के रूप में ये बिल्कुल पक्का हो गया था, गठित हो गया था। तो इससे क्या हुआ, पंजाब का जो क्षेत्रीय राज्य निर्माण हुआ, यानी कि पंजाब एक राज्य की तरह बनने की शुरुआत हुई। तो यहां पर अलग अलग जितने भी गुरु आए हैं सिखों के, उनके यहां पर मैंने नाम और नंबर दिए हैं किस उसमें आए। तो गुरु गोविंद सिंह साहब जो है, ये 10वें जो गुरु थे, उन्होंने 1699 में, मैंने आपको बताया था, खालसा पंथ, इसकी जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना के पहले भी जब इन्होंने बनाया और उसके बाद भी इन्होंने किनसे, पहले जो हो गए आपके राजपूत और दूसरे हो गए मुगल, इनसे कई लड़ाइयां लड़ी, बहुत लड़ाइयां लड़ी इन्होंने। तो 1708 में जब ये गुरु गोविंद सिंह साहब की मृत्यु हुई,
जब इनकी मृत्यु हो गई, गुरु गोविंद साहब, मैं जरा चेहरा दिखा दूं आपको, जरा समझ में आए कौन साहब है, ये साहब की बात कर रहा हूं। जब इनकी मृत्यु हुई तो फिर ये साहब आए, कौन है? बंदा बहादुर, बंदा सिंह बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह साहब जिनकी मृत्यु हुई 1708 में, गुरु गोविंद सिंह साहब की मृत्यु के बाद फिर आए बंदा बहादुर, बीबी कर रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं बंदा बहादुर। इनकी लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में जो खालसा है, खालसा तो था ही, इन्होंने क्या किया, इन मुगलों के खिलाफ, इनके मुगलों के खिलाफ अपना रिवोल्ट किया या विद्रोह किया, राइट। फिर उन्होंने क्या किया, जो बाबा गुरु नानक देव जी है जो पहले गुरु हैं, और गुरु गोविंद साहब जो आप यहां देख रहे हैं 10वें गुरु, उनके नाम पे बकायदा सिक्के चलाए, सिक्के, कॉइन्स, सिक्के चलाए, और ये बताने की कोशिश की कि हम हैं, हमारा शासन सार्वभौम है, क्योंकि हम पावरफुल हो रहे हैं और हम किसी और की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। अब मैं आपको जरा चित्र में दिखाऊंगा कि जो सतलुज नदी है और यमुना नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, सतलुज और यमुना, इसके नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने अपना जो शासन था, प्रशासन था, उसकी स्थापना की। वो जगह दिखा दूं मैं आपको, सतलुज और यमुना। तो आप यहां पर देखिएगा, सतलुज कहां है, यहां है, और यमुना कहां है, यहां है। इसके बीच का इलाका बात कर रही है, यमुना हो गई, ये सतलुज हो गई, तो यहां के इलाके की बात हो रही है। वो जो आप देख भी रहे हैं कि थोड़ा सा शेडेड रीजन में सिख लिखा हुआ है। तो इस जगह इन्होंने अपनी स्थापना कर ली। और फिर 1715 की अगर मैं बात बताऊं आपको, ये जो बंदा बहादुर साहब है, ये 1715 में इनको बना लिया गया बंदी, और 1716 में इनको मार दिया गया। किनको? बंदा बहादुर को। अब 18वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर ऐसा है कि बहुत सारे योग्य नेता थे, है ना, बहुत सारे ऐसे लीडर हुए सिखों में। इन्होंने क्या किया, पहले तो अपना अपना जत्था या ग्रुप बना लिया। जैसे एक सिख ग्रुप ये है, इन्होंने जत्था बना लिया अपना, दूसरे सिख ग्रुप है, इन्होंने अपना जत्था बना लिया, जत्था 2 कर देता हूं। और उसके बाद क्या किया, इन्होंने जो मिसल होते हैं वो भी जत्थों की ही तरह है, ठीक, जत्था ग्रुप, मिसल भी उसी तरीके से बात करते हैं, उस तरीके से लोगों को संगठित किया। अब ये चाहे आप जत्थे की बात करें या मिसल की बात करें, इनकी जो कंबाइंड सेनाएं हैं, मतलब अगर मैं यहां पर मिसल भी डाल दूं किसी और साहब की, इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो इसको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था दल खालसा। क्या कहा जाता था? दल खालसा, मिसलों की और जत्थों की कंबाइंड सेनाओं की। तो उस जमाने में जो दल खालसा है, ये जो दल खालसा जो मिसल और जत्था का कॉम्बिनेशन है, तो ये जो दल खालसा है, ये कब मिलते थे? ये मिलते थे जो इंपॉर्टेंट त्योहार है, खासतौर पे हिंदू धर्म के भी और सिख धर्म के भी। तो इसमें बैसाखी हो गया, इनका बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है ये सिखों का। बैसाखी हो गया, ये जब क्रॉप से रिलेटेड है ना, जब उसको कटाई होती है, उस जमाने की बात करते हैं। और दिवाली, तो ये जो बड़े बड़े त्योहार थे उसमें ये मिला करते थे अमृतसर में। कौन मिला करते थे? ये जो जत्था है और मिसल, जिनका कंबाइंड हम दल खालसा कह रहे हैं, ठीक। यहां पर बाकायदा मिलके एक बाकायदा निर्णय लिए जाते थे, डिसीजन लिए जाते थे। और जो डिसीजन ले लिए, जैसे मान लीजिए ये लोग सब बैठ गए, इन्होंने डिसीजन ले लिया, और जो डिसीजन ले लिया उसको क्या कहते थे? ये कहते थे गुरमत्ता। क्या कहते थे? गुरमत्ता, यानी गुरु का प्रस्ताव, गुरु का प्रस्ताव, ध्यान रहेगा आपको, गुरमत्ता कहा जाता था। अब सिखों ने एक और व्यवस्था की थी, जैसे टैक्सेस। देखिए, कोई भी इतने बड़े जो लोग बनेंगे ना, वो कहां से पैसा लाएंगे? ये लोग कोई नौकरी तो कर नहीं रहे, कहीं ना कहीं से तो पैसा लाएंगे। तो इन्होंने राखी एक व्यवस्था थी, उसको स्थापित किया। इसमें क्या था? इसमें क्या करते थे कि जो भी किसान, जैसे ये फार्मर है, अब ये मान लीजिए 100 क्विंटल पैदा करेगा, तो 20 क्विंटल इनको देना पड़ेगा। किनको? इन लोगों को, जत्थों को, मिसलों को, या कहें कि दल, जो मैंने आपको ये नाम दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दल खालसा, इनको दोनों देना पड़ेगा, ताकि ये लोग इनकी रक्षा कर पाए। क्या कर पाए? रक्षा। तो एक तरीके से ये जो 20% दिया जा रहा है, वो है संरक्षण के लिए, या और जो बाकी जो, क्योंकि उस जमाने में तो अटैक होते ही रहते थे, ये अटैक कर रहा है, वो अटैक कर रहा है ना, उसके लिए ये संरक्षण प्रदान करेंगे।
तो गुरु गोविंद साहब जो जिनकी हम ये बात करते हैं 10वें गुरु सिखों की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि जो शासन है उनके भाग्य में, यानी कि सिखों के भाग्य में, उनके हाथों में, हाथों के लकीरों में शासन है, रूलिंग है। उसमें कहा गया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, राज करेगा खालसा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बड़े बहुत अच्छे तरीके से एक तो संगठन बनाया और बड़ा प्लान्ड संगठन था, सुनियोजित संगठन था। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो खालसा है, जो खालसा लोग हैं, पहले तो इन्होंने क्या किया, जो मुगल सूबेदार थे, मुगलों के खिलाफ नहीं, जो मुगल सूबेदार हैं उनके खिलाफ, और उसके बाद आगे तो और भी बड़ी बात होगी, अहमद शाह अब्दाली। आप सोचिए, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ अगर ये विरोध प्रकट कर सकते हैं तो कितने पावरफुल होंगे, या इनके अंदर कितना पावर जनरेट हो रहा होगा, राइट। मैं जो अहमद शाह अब्दाली की बात करता हूं, आपको याद होगा पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, इन्होंने मुगलों से पंजाब का एक बहुत बड़ा जो प्रांत है और जो सरहिंद की सरकार है उसको अपने कब्जे में कर लिया था। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। क्या किया था, फिर से समझिए। पंजाब का जो एरिया है, पंजाब का मतलब क्या होता है, पंजाब का मतलब ही ये है, आप मतलब होता है पानी, और पंजाब मतलब 5 पानी, तो 5 नदियां, 5 मतलब इतना बढ़िया इलाका है ये। तो एक बहुत समृद्ध प्रांत था। आज भी आप देखेंगे पंजाब बहुत आगे है बाकी हमारे अलग अलग स्टेट से। और जो वहां की जो सरकार है, सरहिंद की सरकार है, उसको अहमद शाह अब्दाली ने अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक, तो फिर खालसा ने 1775 की, मैं 1765 की बात बता रहा हूं। इसमें 1765 में जो खालसापन तो समझ गए ना आप। इन्होंने क्या किया कि जो अपना सिक्का, बकायदा सिक्का, जैसे बेसिकली सिक्का क्यों बनाते हैं लोग, सिक्का ये बताने के लिए कि उसमें जो चित्र गढ़े जाएंगे, क्योंकि सिक्का हर आदमी के हाथ में आता है। इन्होंने कहा भाई कि हम हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह हैं, इस सिक्का बना के ये शासन की घोषणा कर दी कि देखिए हम हर जगह हैं। ठीक, अब ये समझना जरूरी है कि इस सिक्के में जो चीज लिखी गई थी वो थी क्या, इसमें शब्द जो गढ़े गए थे वो थे क्या, वो वही थे जो ये बंदा बहादुर, बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में थे। जो बंदा बहादुर के समय जो खालसा पंथ बोलता करता था, बताया करता था, उन्हीं आदेशों को इन सिक्कों में दर्ज किया गया था। क्लियर। अब 18वीं शताब्दी के जरा अंत में चले आए, मतलब 1700 वाला जो अंत का भाग है, इसमें जो सिख इलाके हैं सिंधु से यमुना तक फैल गए। अब मैं आपको दोबारा ले जाता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, पहले बताया था आपको कि सतलुज से यमुना, अब आप सिंध से आ जाइए, सिंध से यमुना, सोचिए कितना बड़ा इलाका हो गया। मतलब इन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत तक सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर, सिंधु नदी से लेकर कहां तक, यमुना तक ये फैल गए थे। लेकिन ये क्या था कि अलग अलग शासक थे, ये एक अलग शासक, ये अलग शासक, ये अलग शासक, ऐसे बटे हुए थे। फिर इनको किन्होंने मिलाया, यहां पर इनका चेहरा देखिएगा बहुत ध्यान से, ये है महाराणा रंजीत सिंह। क्या नाम है इनका? महाराणा रंजीत सिंह। इन साहब ने क्या किया, ये जितने भी अलग अलग शासक थे, जितने भी अलग अलग गुट बने हुए थे, समूह बने थे सिखों के, इन सबको मिला लिया, प्लस कर दे रहा हूं, एकता कायम की। और फाइनली 1799 में महाराणा रंजीत सिंह ने जब इनको कंबाइन किया, इन्होंने लाहौर को जो आज पाकिस्तान में है उसको अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बनाया। क्लियर हो गया? ओके। अब हम आते हैं मराठा पे। अब मराठा के बारे में काफी डिस्कशन है और अलग अलग लोग इसमें आने वाले हैं, अलग अलग नाम आने वाले हैं। पहले मैं आपको जरा दिखा दूं कि मराठा कहां तक थे। मराठा है तो ये इलाका, लेकिन इससे कहीं आगे और कहीं यहां तक पहुंच गए। आपको याद है पानीपत की लड़ाई कहां हुई थी? पानीपत की लड़ाई दिल्ली से करीबन ऊपर की तरफ जाएंगे, ये पानीपत है आपका, तो दिखा दूं आपको। पानीपत जो है 100 किलोमीटर ऊपर है दिल्ली से। अब आप बोलेंगे कि पुणे वाले, राजधानी वाले लोग इतने दूर पहुंच गए? जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए मराठे उस जमाने में बड़े स्ट्रांग हुए, बहुत पावर है उनका। और आजकल जितनी तान्हाजी पिक्चर बनती है या जितनी भी पिक्चरें बनती है, आप अहमद शाह अब्दाली वाली कौन सी आई थी अभी, एक पिक्चर आई थी इस पे, पानीपत। तो ये सारी जो पिक्चर है ये मराठा को लेके बनती है। एक तो महाराष्ट्र में पिक्चरें बनती है, और महाराष्ट्र तो गढ़ है जो उस जमाने में मराठाओं का था। अच्छा जी,
मराठा की मैं बात कर रहा हूं, पहली चीज तो आप समझ गए होंगे कि भैया ये एक शक्तिशाली क्षेत्र था, है ना, एक क्षेत्रीय राज्य था। मराठा एक बहुत शक्तिशाली राज्य था और इनका कारण ये था कि ये हमेशा मुगल एम्पायर के खिलाफ काम करते थे, उनके खिलाफ लड़ते रहते थे और इसी कारण से ये जो विरोध करते 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 इनका अपना अलग साम्राज्य बन गया। कौन सा? मराठा एम्पायर बन गया। सबसे बड़ा नाम है जो आप यहां पर चेहरा देखेंगे इनका, ये है शिवाजी। इनका नाम बहुत बड़ा है और शिवाजी का अगर मैं बताऊं 1627, आपको डेट याद रखनी होगी, 1627 से लेकर 1680 के बीच में रहे, मतलब हम 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक तो पहले ये बहुत ही शक्तिशाली योद्धा परिवार का इन्होंने सहायता ली। शिवाजी ने एक पावरफुल परिवार है जो है देशमुख का परिवार, देशमुख, इनके परिवारों की इन्होंने सहायता ली, हेल्प ली और उससे क्या किया, उसको लेके मतलब आप शिवाजी प्लस ये जो देशमुख योद्धा थे उनको मिला लीजिए, तो इनको मिला के ही ये मराठा एम्पायर इन्होंने बनाया, उसकी स्थापना की। ठीक, अब इसमें क्या था कि जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल गतिशील मूवमेंट वाले जो कृषक पशुचारक थे, यानी जो फार्मर थे और पशुचारक जो पशुचारण करते थे, तो मैं इसको पशुचारण कर देता ऐसे करके, तो जो कृषक और पशुचारक थे इनका नाम मैं लिखना चाह रहा हूं कुनबी। इनको कहते थे कुनबी। क्या कहते थे? कुनबी। तो जो कृषक और पशुचारक यानी कि फार्मर हो गए, जो पशु का चारण करते थे यानी पशु को चराते थे, जिनको हम कुनबी कह रहे हैं, कृषक पशुचारक, ये लोग जो थे ये इनकी सेना का आधार थे। मतलब इनकी सेना में कौन लोग थे? इनकी सेना में ये कृषक, पीजेंट और पशुचारक यानी कि आपके पशु चराने वाले, यही थे इसमें। ठीक, अब शिवाजी ने क्या किया, जो प्रायद्वीप है उसमें मुगलों को बहुत ज्यादा चुनौती थी। प्रायद्वीप का इलाका कौन सा हो गया? देखिए मैं आपको ये बता दूं, ये पेनिनसुला का, इसको प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं इसको। तो यहां पर ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये इस जगह पे इन्होंने बहुत ज्यादा एक तरीके से मुगलों को परेशान किया, ये कह सकते हैं आप, कि सैन्य बल का मतलब अपनी सेना का बहुत प्रयोग किया। लेकिन जब शिवाजी की मृत्यु हो गई, शिवाजी जब ये खत्म हुए, उसके बाद मराठा राज्य में एक शक्ति थी, बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति। वो कौन थी? इन लोगों को देखिए आप, इनका नाम है चित्पावन ब्राह्मण। कौन है ये? जब इनकी मृत्यु हो गई शिवाजी की, तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण कम्युनिटी थी, इसको कहते हैं चित्पावन। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। जो चित्पावन ब्राह्मण है, उनका एक परिवार था, उनके हाथ में पावर गई। ठीक, जो शिवाजी के बाद, जो शिवाजी तो राजा थे, उसके बाद उनके जो आगे लोग आए, उत्तराधिकारी आए, उनके शासन काल में पेशवा क्या होता है? पेशवा का मतलब होता है जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री है ना, उसी तरीके से, मतलब पीएम समझ लीजिए उस जमाने के। जो पेशवा है उनके रूप में बहुत सारी अपनी सेवाएं दी। यानी कि शिवाजी, मान लीजिए शिवाजी साहब के इनके बेटे हुए, ठीक, उनके यहां करता हूं, इनके बेटे हुए, शिवाजी साहब के बेटे के प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, मतलब इस राजा के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके ओहदे पर इन लोगों ने काम किया, चित्पावर ब्राह्मण होने। ओके, फाइनली इन्होंने क्या किया, पुणे को अपनी कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। अब जैसे मैंने बताया ये पेशवा बहुत स्ट्रांग थे, समझदार थे, तो इनके देखरेख में इनका जो सैन्य संगठन है बहुत अच्छा, इन्होंने एक सैनिक संगठन किया था, मतलब बहुत बढ़िया सोल्जर वगैरह इनके पास, इन्होंने एक शैली बनाई थी। और ये जो शैली बनाई थी और क्यों सक्सेस इनको मिली, जो सफलता का इनका रहस्य था, उसका कारण क्या था? उनका ये था कि भाई देखिए पहले क्या होता था, एक किला होता था ऐसे करके, राजा यहाँ रहता था, लोग यहाँ जाते थे, लोग लड़ाई करते थे और फिर किला अगर जीत गए तो ये जीत गए। ठीक है, तो बेसिकली ये किलाबंद जो इलाके हैं उनमें टक्कर रही है। जैसे मान लीजिए ये मराठा है, ये लोग इनसे टक्कर नहीं लेते थे। वो क्या करते थे, चुपचाप ये करते थे गुरिल्ला वारफेयर, चुपचाप हमला बोल देते थे। मान लीजिए यहाँ मुगल सेना जा रही है, उन पर हमला बोल दिया एकदम पीछे से। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे इलाके में जो मैदानी इलाका होता था, मैदान का इलाका, जहां पर अगर मान लीजिए यहां पर मुगल सेना फंस गई और कोई रसद कुमक का मतलब होता है खाने पीने की चीज और साथ में आर्टिलरी, यानी बंदूक हो या भाले हो या तीर हो, जो भी चीज है खाने पीने की चीज, और इन सबको रसद कुमक कहते हैं।
तो ये लोग क्या करते थे, सारे रास्ते ब्लॉक कर देते थे इनके। मतलब ये मुगल सेना है या मुगल लोग जा रहे हैं तो यहां से अटैक किया, यहां से अटैक किया और सब चीजें बंद कर दी और इनको बस खत्म किया। ये काम ही करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर। इसी कारण से गुरिल्ला वॉरफेयर के कारण ये लोग बहुत ज्यादा सफल हुए। अब 1720 और 1761 के बारे में मैं अगर बताऊं आपको, तो इस जमाने में तो ये बहुत आगे बढ़े, बहुत ज्यादा इनका फैलाव हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने, जैसे मैंने कहा, इनका काम ही ये था, ये मुगल एम्पायर का नुकसान पहुंचाते रहते थे। मराठाओं का काम ही ये था कि मुगल साम्राज्य का नुकसान पहुंचाना, बहुत क्षति इन्होंने पहुंचा दी। फिर आगे क्या हुआ, 1720 पे का जो, मतलब 1720 से 30, मतलब ये जो दशक है, इसमें इन्होंने मालवा और साथ में गुजरात, ये मालवा और ये जो गुजरात है, ये किससे छीन लिया, क्योंकि ये तो हमेशा नुकसान पहुंचाते रहते थे। किसको नुकसान पहुंचाते रहते थे, ये पहुंचाते थे मुगलों को। तो मालवा गुजरात दोनों मुगल एम्पायर से इन्होंने छीन लिए। फिर आगे और बढ़ते हैं, 1730 इस दशक में क्या हुआ, जो मराठा नरेश है उनको मुगलों ने ही, इनको खुद ही लोगों ने मान लिया कि भाई ऐसा है कि ये जो दक्कन है ना, ये जो इलाका है, इसके भाई आप अधिपति हो गए, आप ही राजा हो, आप ही करता धरता हो। यानी जो मराठा लोग हैं, मराठा नरेश जो भी थे उस जमाने में, उनको कह दिया गया कि भाई ऐसा है, आप ही ये जो दक्कन प्रायद्वीप है, या कहें दक्कन का जो पठार है, दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, दक्कन प्रायद्वीप, इस इलाके के आप जो है वो करता धरता हो गए, आप ही कर लीजिए जो करना है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने लगाए टैक्स, क्योंकि मैंने कहा कोई भी राजा, कोई भी आदमी वो बगैर टैक्स के, बगैर पैसे के कैसे काम करेगा, वो नौकरी तो नहीं कर रहा ना कोई। तो उन्होंने टैक्स लगाए। एक टैक्स जो है वो चौथ टैक्स है, एक जो टैक्स है वो है सरदेशमुखी। जो चौथ है, क्लियर मतलब है कि 1/4 की बात हो रही है। मतलब ये जो चौथ है ना, ये हर जगह वसूल करते थे लोग, जहां भी इनका साम्राज्य था या जहां जहां जो जो इनके अधीन था, उससे ये, जैसे कोई 100 रुपए कमा रहा है तो उससे 1/4 ले लेते थे। ठीक है, खास तौर पे जो लैंड रेवेन्यू है, भू राजस्व कहते थे इसको, मतलब 25 रुपए ये ले लेंगे। दूसरा ये होता था, इसी के ऊपर सेस की तरह काम करता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी का मतलब ये होता है कि देखिए, हम इस इलाके के हैं ना, मराठा तो मराठा इलाके की है, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा सेस, एक्स्ट्रा टैक्स लगता था। मतलब ये तो चौथ तो लगता ही लगता था, उसके अलावा 9 से 10% टैक्स और लगता था यहां पर। ठीक, जो दक्कन, देखिए दक्कन में जो मराठा है वही वसूल करते थे, और दक्कन की बात हो रही है, उसमें जो मुख्य राजस्व संग्रह करता है, उसको जो भी पैसा दिया जा रहा है उसका 9 से 10% और लिया जाता था, 9 to 10%। तो एक एडिशनल एक तरीके से टैक्स था ये, राइट। अब 1737 की बात करता हूं मैं आपको, देखिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। इन्होंने क्या किया, अब दिल्ली पर धावा बोल दिया। यहां से कहां पहुंच गए, अब ये दिल्ली तक आ गए सर, दिल्ली तक आ गए, यहां पर धावा बोला इन्होंने। उसके बाद जो मराठा है वो और भी आगे बढ़ने लगे। उत्तर में आप आ जाइए, राजस्थान हो गया ये वाला इलाका, ठीक, और यहां पर पंजाब आ जाइए इस जगह पे, यहां पर वो बंगाल इस जगह पे, और उड़ीसा ये जगह हो गई, और दक्षिण में आप कर्नाटक आ जाइए, ये इलाका हो गया कर्नाटक का, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया। मतलब ये लोग कहां कहां नहीं जाते। आप देखिए कितना क्लटर्ड हो गया ना, ये क्लटर्ड नहीं है, ये मराठाओं की पहुंच है, कहां तक पहुंच गए। लेकिन ऐसा है ना, हर आदमी की सक्सेस सबको मंजूर नहीं होती है, ठीक है। तो जो मराठा लोग हैं वो कई जगह तक चले गए। अगर आपने ये, जैसे मराठा इन्होंने ये कब्जा कर लिया, तो फिर क्या होता था, अगर ये आपने मान लिया कि आप मराठा की कब्जा अलाउ करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको भेंट की रकम देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो एक चीज हो गई कि इनके पास पैसा बहुत आ गया, मतलब मराठाओं के पास काफी पैसा आ गया, संसाधन आ गया। पैसा या संसाधन कहे, उस जमाने में पैसा और संसाधन एक ही बात थी, ठीक है। संसाधन मतलब जो चीजें जिससे आपका साम्राज्य चल सकता है। लेकिन इसके लिए मैंने कहा ना, हर आदमी जब सक्सेस करता है तो हर आदमी उनका साथ नहीं देता या फिर खुश नहीं होता। इसकी इनको कीमत चुकानी पड़ी मराठाओं को। कैसे? क्योंकि जितने भी शासक हैं, अब आप हर जगह अटैक करोगे, हर जगह जीतोगे, कैसे काम चलेगा? बहुत सारे शासक इनके खिलाफ हो गए। तो अब बात आती है 1761 की। ये लड़ाई हुई पानीपत की, यहां पर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। ये हुई इनकी 1761 की बात कर रहा हूं।
जो 1700 की लड़ाई 1761 की लड़ाई रही, पेशवा जो उस समय जो बाजीराव शायद थे या जो नाम मैंने आपको बताया था पहले, जो इनके सेनापति थे, बेसिकली नाम कोई नहीं है, वो सेनापति थे। बेसिकली मराठा और अफगान्स के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन वहां अफगान जीते, मराठा हारे। क्यों? क्योंकि मराठाओं का किसी ने साथ नहीं दिया। ठीक, अब इसको मैं करता हूं क्लियर और मैं आपको थोड़ा और चीजें बताता हूं। यहां तक समझ में आ गया आपका? अब मराठाओं का जो शासन था ना, प्रशासन बहुत बढ़िया था। जैसे ही वो एक बार किसी जगह, जैसे मान लीजिए ये जगह वो जीत गए, ठीक, और जैसे ही उनको ये शासन मिल जाता था इस जगह का, तो यहां पर जो भी इस जगह की व्यवस्था है, इस जगह के हिसाब से वो चीजें डिसाइड करते थे। तो यहां के हिसाब से वो भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू, सब मैंने जैसे बताया हर चीज तो यहीं से आती है, पैसे से ही सब काम होता है। तो लैंड रेवेन्यू, जो जमीन का जो पैसा आता था या उससे जो लिया जाता था, वो वहां से उसकी मांग करते थे। इन्होंने क्या किया? कृषि को बहुत प्रोत्साहित किया, कृषि को बहुत आगे बढ़ाया, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया। इन्होंने जो है व्यापार को, ट्रेड को, जो वहां बंद पड़ा होगा या फिर खत्म हो रहा होगा, उसको आगे बढ़ाया। तो इससे क्या हुआ? सिंधिया, माधवराव सिंधिया का नाम सुना होगा आपने। सिंधिया हो गए, गायकवाड़ हो गए, भोसले हो गए, ये सारे लोग कौन थे? ये थे चीफटेन्स, सरदार, मराठा सरदार है। तो इन सब लोगों ने जबरदस्त बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी की। और क्यों? क्योंकि इनको संसाधन मिल रहे थे, इनको पैसा मिल रहा था यहां से, जहां जहां ये अपना आधिपत्य जमा रहे थे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो उज्जैन ये जो इलाका आप यहां देखेंगे, इस जगह पे मैं आपको अगर वहां दिखाऊं, देखिए उज्जैन अभी तो एमपी में है, ठीक, लेकिन उसका बड़ा घनिष्ठ संबंध था। आज जो उज्जैन है, मैं आपको बता देता हूं, जो उज्जैन है वो सिंधिया के संरक्षण में, मतलब ये जो सिंधिया हो गए इनके संरक्षण में, और जो इंदौर है वो होलकर, आज हम जो एमपी मान रहे हैं वो पहले जो है मराठाओं के पास ही थे। तो इनके आश्रय में या इनके संरक्षण में बहुत फलते फूलते रहे। तो आप ये देखिएगा, यही इलाके की मैं बात कर रहा हूं, ये उज्जैन हो गया आपका, और इंदौर के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसी इलाके में आ जाइए, इस इलाके की बात मैं कर रहा हूं। तो ये भी आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये है कि जो इंदौर है और उज्जैन, ये दोनों ही बहुत बड़े, बहुत अच्छे वाणिज्यिक लेवल पे आ गए, या कहे सांस्कृतिक केंद्र बन गए, यानी इकोनॉमिक सेंटर भी बन गए और सांस्कृतिक तौर पे भी बहुत आगे बढ़ गए। एक और चीज बताता हूं आपको, इन्होंने बहुत सारे जो रास्ते थे, व्यापार के रास्ते, नए नए व्यापार के रास्ते खोले इन्होंने। जैसे चंदेरी का जो क्षेत्र है, उसमें चंदेरी जो क्षेत्र है, यहां पर आपका एक पैदावार, मतलब रेशमी वस्त्र बनते थे। तो जो रेशमी वस्त्र यहां से बन रहे हैं, पहला अक्षर लिखता हूं मैं, रेशमी वस्त्र जो बन रहे हैं, उनको मराठों की राजधानी जो है पुणे में एक नया बाजार मिल गया। यहां पर जो चंदेरी में बन रहा है, उसका बाजार कहां मिला? पुणे में मिल गया। इसके अलावा जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर जो पहले आगरा और सूरत के बीच की एक धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था। मतलब बुरहानपुर क्या है? केवल आगरा और सूरत, इसके अलावा और कहीं नहीं, यहीं से काम कर रहा है, यहीं से काम चल रहा है। इसके अलावा वो जो अंदर का भाग है, यानी कि अपना जो कमर्शियल चीज है, अपने एक वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर उसने क्या किया? बुरहानपुर का इलाका, यहां पर पुणे और नागपुर इधर आता है कहीं इस जगह पे, तो पुणे और नागपुर यहां तक, और साथ में ये लखनऊ और इलाहाबाद यहां तक भी चले गए। आप देख रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आपको इन सब से एक चीज बात ध्यान रखनी है, इन्होंने जो है ट्रेड भी आगे बढ़ाया, कृषि भी आगे बढ़ाया। बस इतना अगर आपके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ इलाके जो मैंने यहाँ पर दर्ज करने की कोशिश की है, ये सब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद हो गया, पुणे हो गया, ये सब इस जगह पे इनका जो ट्रेड चलता रहा, नए इन्होंने रास्ते तैयार किए। अब मैं बात करूंगा जाट की। जो जाट है, इन्होंने क्या किया? ये भी 7वीं जो 18वीं शताब्दी है, इन्होंने अपना पावर बहुत बढ़ाया। इनके एक नेता थे, लीडर थे, इनका चेहरा देख लीजिए, इनका नाम है चूड़ामन। क्या नाम है? चूड़ामन। इन्होंने जो दिल्ली का जो पश्चिम है, उसके क्षेत्र पे इन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया। दिल्ली यहां पर है,
नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मतलब दिल्ली के इस इलाके में इन्होंने अपना नियंत्रण किया। और उसके बाद क्या हुआ कि 1680 का जो दशक है, तब तक आते आते इनका जो पावर है या प्रभुत्व है वो दिल्ली और आगरा, ये जो दो शाही नगर है इनके बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। यानी इन दोनों के इलाके के बीच की अगर इलाके की बात करें तो वहां आपको जाट ही जाट मिल रहे हैं। ठीक, और फाइनली ये कहां के अभिरक्षक बन गए, कहां के ये कंट्रोलर बन गए, आगरा के। अब आप समझ सकते हैं कि मुगल एम्पायर का क्या हुआ होगा जब ये आगरा के अभिरक्षक बन गए, मतलब एक तरीके से पर्यवेक्षक, कंट्रोलर इनके हाथ में आ गया। तो जाट बेसिकली ये किसान थे, मतलब समृद्ध किसान थे, पैसे वाले किसान थे, और इनके जो प्रभुत्व क्षेत्र थे, मतलब इनका जो ऐसा क्षेत्र था जो इनके कंट्रोल में था वो था पानीपत और बल्लभगढ़। क्या इलाके हैं? पानीपत और बल्लभगढ़। अगर आप दिल्ली से आगे जाएंगे आगरा की तरफ तो बल्लभगढ़ बीच में पड़ता है। तो ये बहुत बड़े ऐसे क्षेत्र थे या फिर ऐसे केंद्र थे जो बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र बन गए, यानी ट्रेड बहुत होता था। अब ये सूरजमल के बारे में बात सुनिए। ये जो सूरजमल साहब हैं, इनके राज में जो भरतपुर है, भरतपुर मैंने आपको शायद दिखाया होगा, अगर यहां हमको दिखता है ये भरतपुर, ठीक है, ये भरतपुर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सूरजमल साहब है, इनके राज में भरतपुर बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली राज्य बन के उभर गया। तो कितना शक्तिशाली था आप समझिए। 1739 में जो ये नादिर शाह है, ये नादिर शाह है, इन्होंने अटैक किया दिल्ली पर और उसे लूटा। तो दिल्ली के जो लोग थे, जो प्रतिष्ठित, जो बड़े लोग थे, वो कहां भागे? वो भागे इनके पास और उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें शरण दीजिए, शरण दीजिए। तो नादिर शाह के जो पुत्र हैं, इनको देखिएगा, इनका नाम है जवाहिर शाह, JS कर देता हूं, जवाहिर शाह। इसके पास थे 30,000 सैनिक। कितने सैनिक थे? 30,000। तो ये सूरजमल ने क्या, साहब ने क्या किया, 20,000 सैनिक मराठाओं से, 15,000 सैनिक सिखों से, ये मराठा से, ये सैनिक इनसे, और उसके बाद फिर उन्होंने इनसे लड़ाई की। ठीक, तो भरतपुर का जो किला है आप यहां पर देखें, यहां पर भी मैंने दिखाने की कोशिश की है, दो किले। ये जो किला है ये है लोहागढ़ फोर्ट है किला भरतपुर का, काफी लोग देखने जाते हैं, ये भी आपका किला है। ये जो किला है ये बहुत ही ट्रेडिशनल शैली में बना हुआ है। और वहीं पर जो दीग है, इसमें जाटों ने अंबर यानी कि जयपुर और आगरा, इसकी शैलियों को मिलाया। और बहुत, मैं दीग की बात कर रहा हूं, दीग भी एक जगह है, वहां पर एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बाग महल बनवाया। याद है आपको बाग महल, है ना? कैसे, अगर आप देखें कौन सी जगह की मैं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं शाहजहां ने क्या बनाया सबसे बढ़िया, या फिर आप हुमायूं का मकबरा देखिए, तो उस तरीके की चीज इन्होंने बनाई। तो जो शाहजहां ने बनाई वही चीज इन्होंने जोड़ी, और वो आज भी आप इनकी दीग की इमारतों में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह है। इमारत की अगर आप छत देखेंगे, उस पर ये जो सभा भवन है, बांग्ला गुंबद के तौर पर आप इसको वहां से रिलेट कर सकते हैं। मतलब शैलियों का मिश्रण था यहां पे, ठीक है। अभी इसी जमाने में क्या हुआ, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। और इस रेवोल्यूशन की सारी बात ये थी कि भाई ऐसा है, हमको भी अधिकार का हिस्सा मिले, हम भी आएंगे इसमें। तो कई जो मध्य वर्ग थे, किसान थे, शिल्पकार थे, ये बेचारे जो है, ये इनको पहले तो कुछ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सब कहीं ना किसी के अंडर में थे, या पादरियों के अंडर में थे, या फिर जो बड़े बड़े लोग थे उनके अंडर में थे। ठीक, फिर आखिरकार इन्होंने धीरे धीरे, जो दार्शनिक थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने इनको समझाया, सिखाया और बताया लोगों को कि भाई सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो नागरिकता, सिटीजनशिप, और जो एक रिपब्लिक हम जिसे कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, उन सब की जो विचारधारा है वो यहां भी बढ़ी और हिंदुस्तान में भी आई, लेकिन ये आई 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।